Live? Okay. Hello everyone, welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by श्री चैतन्य। और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे नीट प्रारंभ के बैच में, जो कि नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, माय नेम इज आदर्श राय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ आओ बॉस। यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट आ जाओ, सारे अपने कामों को साइड रखो और बस एक नोटबुक, एक पेन और आप चाहिए, आपका पूरा माइंड चाहिए यहाँ पे होल हार्टेडली, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एरर एनालिसिस का। हाय हाय काशी, हाउ आर यू? सो एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहां पे स्टार्ट करेंगे हम एरर एनालिसिस का और इसको कंप्लीट कर देंगे। आज का सेशन समवेयर अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि एरर एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ PYQ से भरा हुआ है सेशन, जिससे आपको नीट का आइडिया भी मिल जाए। पूरा नीट के हिसाब से पूरा का पूरा सेशन प्लान्ड है और इसके बाद आप जाना, नीट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस है, सब ट्राई करना। आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाओगे। हाय ईशा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर देयर। फटाफट आ जाओ यार, सारे कामों को साइड में रख दो और हम तुरंत ही इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये पहले तो इस बैच के बारे में बता देता हूं। ये बैच नीट प्रारंभ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट 2025 में रैंक चाहते हैं, नीट 2025 में देखना चाहते हैं कि हाँ यार हम भी वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें, MBBS कर सकें और ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं, एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से हम अपना MBBS कंप्लीट करें। उन सभी के लिए सेशन है। जो नए हैं यहाँ पे उनको एक आइडिया मिल जाए इस बैच के बारे में। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, प्लीज उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी जो अदर इंफॉर्मेशन रहती है और अदर कंटेंट रहता है, DPPs, क्लास नोट्स, सब वही मिलेगा। सो प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सुदर्शन प्रजापति, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं फटाफट सेशन। बहुत मजेदार सा सेशन होने वाला है एरर एनालिसिस का। और ट्रस्ट मी, एक बात क्लियर बता देता हूं, इस साल भी यूनिट्स एंड डायमेंशन से 3 सवाल आए हैं। हर साल यूनिट्स एंड डायमेंशन से सवाल आते हैं, जिसमें एरर एनालिसिस से तो भाई श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। अभी भी आया, तुम नीट 2023 का पेपर देखोगे, जो पेपर डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने क्लियर बोला है 2 सवाल आए हैं यार, 2 सवाल एरर से रिलेटेड आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मजे की बात बताता हूं, इतना ईजी है कि मतलब आई कैन नॉट टेल यू। तुम एक सेशन बस देख लो और ट्रस्ट मी, एरर एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, तुम बड़े आराम से कर लोगे। बहुत ही सिंपल, फंडामेंटल, सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है ये पूरा का पूरा सेशन। तो आओ फटाफट से इस सेशन को देखेंगे। हम इस चीज को एकदम मान लेंगे, क्योंकि देखो PYQ से भी पूरा भरा हुआ है सेशन, PYQs भी करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने सेशन पूरा एंड तक देखा, प्लीज एंड तक देखना, पूरा का पूरा सेशन एंड तक देखोगे, आज के बाद एरर एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, कहीं भी एरर एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आओ सर स्टार्ट करवा दो अब तो फटाफट, बातें हो गई बहुत। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। बड़े मजेदार सा टॉपिक है एक्यूरेसी और प्रिसिशन। और ऐसी चीज है जो कि हमेशा लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई एक्यूरेट क्या है, प्रिसाइज क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि यू आर वेरी एक्यूरेट, कुछ लोग बोलते हैं यू आर वेरी प्रिसाइज, है कि नहीं। नॉर्मल कॉमन डे टर्म्स में भी हम लोग इस चीजों को यूज करते हैं कि मैं बोलता हूं मैं बहुत प्रिसाइजली पढ़ाऊंगा, मैं बहुत एक्यूरेटली पढ़ाऊंगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन ऑफ गैप है, एक थिन लाइन ऑफ गैप है। क्या गैप है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो, एक्यूरेसी और प्रिसिशन में अंतर यह होता है, ध्यान से सुनना, कि तुम्हारा सपोज कोई टारगेट है, तुम्हारा कोई टारगेट है और उस टारगेट के तुम अगर करीब हो तो तुम एक्यूरेट हो, तुम अगर टारगेट के क्लोज हो तो तुम एक्यूरेट हो। जैसे कि मान लेते हैं हमारा नीट 2025 का टारगेट है, ठीक है। हम कितना स्कोर करना चाहते हैं सर? हम स्कोर करना चाहते हैं 650 प्लस, हम स्कोर करना चाहते हैं 650 प्लस। ओके ठीक है, मान लिया आपकी बात, आप 650 प्लस स्कोर करना चाहते हो। अब सोचो आप टेस्ट दे रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बार बार टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपका जो स्कोर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? एक बार स्कोर आ रहा है 649, एक बार स्कोर आ रहा है 658, एक बार स्कोर आ रहा है 660, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्या समझ सकते हो, मेरा टारगेट ये रहा और मैं देखो कहां पे आ रहा हूं, मैं 658 काफी करीब हूं यार, 660 आ रहा है, बहुत अच्छी बात, 649 भी बहुत अच्छी बात। मतलब मैं अपने टारगेट के करीब हूं। तो पता आप क्या हो, आप एक्यूरेट हो,
आप पता है कि आप एक्यूरेट हो। आपकी जो ट्रू वैल्यू है ना, अगर उसके आसपास रहोगे तो आप एक्यूरेट हो। और अगर सपोज करो 650 एम करता था मैं 650 एम करना चाह रहा था और मेरा स्कोर पता है कितना आ रहा है? मेरा स्कोर आ रहा है सर 550, दूसरा आ रहा है सर 549, तीसरा आ रहा है सर 551। ये स्कोर्स देखो जरा, ये स्कोर्स देखो, कितना अंतर है इनमें, कितना ज्यादा अंतर है इसमें। 650 से अराउंड 100 मार्क्स का अंतर है। मतलब ट्रू वैल्यू से हम दूर है, हम ट्रू वैल्यू से दूर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है, आप ये देखो आपकी जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो कितनी पास पास है, उनके बीच में गैपिंग देखो कितनी है। यहां 550 या 549 551 मात्र 1 का गैपिंग है। ये बताता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये प्रेसाइज है। समझ रहे हो क्या है? ये प्रेसाइज है। या फिर यहां पे ये बोलो मेरा स्कोर आता है सर 550.55, ये स्कोर आया मेरा, तो ये वैल्यू भी प्रेसाइज है। तो प्रेसाइज का मतलब ये होता है कि आप ट्रू वैल्यू से क्लोज हो, उससे मतलब नहीं है। हमारी जो एक्चुअल में हम काउंट कर रहे हैं ना वैल्यूज, वो बहुत पास पास होनी चाहिए। समझो इस चीज को, इट इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। तो यहां पे मैं एक्यूरेट था, यहां पे मैं एक्यूरेट था। क्या मैं प्रेसाइज भी था यहां पे? नहीं, क्योंकि देखो यहां गैपिंग कितनी है, 658 इसमें 2 की है, इसमें भाई 11 की हो गई। तो ये प्रेसाइज नहीं है, ये प्रेसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है। इसकी बात करूं ये सारी वैल्यूज की, तो ये प्रेसाइज हैं, ये प्रेसाइज हैं बट ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। समझ रहे हो? प्रेसिजन इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यूज। तो ये लाइन, जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना, उसको समझना बहुत जरूरी हो। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम सबने भाई तीरंदाजी देखी है, देखिए बढ़िया यार, हम वेट भी करते रहते हैं यार कि कब ओलंपिक्स में गोल्ड मिल जाए हम लोगों को, और मिला भी है। अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेकर आया था, राइट, आर्चरी में। तो देखो आर्चरी का ही गेम है। बुलसाई कौन सी होती है यार? बुलसाई तो सर ये होती है बीच वाली। बुलसाई इज द रेड कलर मार्क जो कि आप बना रहे हो, ये बुलसाई है। अब हो क्या रहा है, सुनो हो क्या रहा है। यहां पे मैंने अटेम्प्ट्स लिए, मैं 7-7 10-10 अटेम्प्ट ले रहा हूं। तो यहां पे अटेम्प्ट देख रहा हूं मैं, एक बार अटेम्प्ट यहां आया, यहां 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 यहां। नॉट अ गुड अटेम्प्ट, मतलब नॉट अ बैड अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट है, ये जीतने लायक है। ही इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा आर्चर है। यहां की बात करूं तो ये यहां 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 दे रहा है। अब बताओ प्रेसाइज कौन सी है और एक्यूरेट कौन सी है? एवरीवन, प्रेसाइज कौन सी है और एक्यूरेट कौन सी है? क्या लेफ्ट वाली प्रेसाइज है या राइट वाली प्रेसाइज है? फटाफट मुझे जरा चैट में बताओ, समझ में आए कौन सी प्रेसाइज है? क्या ये प्रेसाइज है या ये प्रेसाइज है? और एक्यूरेट कौन सी है? लेफ्ट वाली एक्यूरेट है कि राइट वाली एक्यूरेट है? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या हो सकता है यहां पे? ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है? ट्रू वैल्यू मेरी बुलसाई है। ट्रू वैल्यू क्या है मेरी? ये बुल्स आई है। बुल्स आई के मैं जितना ज्यादा पास रहूंगा उतना ज्यादा मैं एक्यूरेट रहूंगा। तो ये है मेरी एक्यूरेट मेजरमेंट। ये क्या है मेरी? दिस इज बेसिकली माय एक्यूरेसी। दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट, दिस इज एक्यूरेट। ओके, और ये क्या है मेरी? ये प्रिसाइज है, दिस इज प्रिसाइज, क्योंकि ये वैल्यूज आसपास हैं, ये वैल्यूज आसपास है लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है। और ये ट्रू वैल्यू के करीब है लेकिन ये खुद ब खुद में के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। देखो डेंसिटी कैसी बटी हुई है लेकिन यहां पे देखोगे डेंसिटी एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दिस इज प्रिसाइज, दिस इज एक्यूरेट। नाउ ये प्रेसाइज है क्या? नहीं। ये एक्यूरेट है क्या? नहीं। तुमसे ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये बताओ प्रेसाइज और एक्यूरेट कौन सा होगा? तो प्रेसाइज और एक्यूरेट, इफ यू वांट बोथ प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, तो मैं अभी आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आपको दोनों प्रेसिशन और एक्यूरेसी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इसी के जैसे एक्यूरेट और प्रेसाइज आप भी हो सको, तो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर ये आपकी बुल्सआई है ना, तो आपके अटेम्प्ट्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट। ये देख रहे हो अटेम्प्ट्स? ये है मेरे अटेम्प्ट्स, ये है मेरे अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं प्रेसाइज भी बोलूंगा और एक्यूरेट भी बोलूंगा, क्योंकि वैल्यूज काफी पास में भी हैं और ट्रू वैल्यू के करीब भी हैं। यहां पे ट्रू वैल्यू से दूर है तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये मात्र क्या है? ओनली प्रेसाइज। दिस इज ओनली प्रेसाइज एंड दिस इज ओनली एक्यूरेट। ओके, एंड दिस इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसिशन। ओके, इट शुड बी क्लियर। बताना मुझे चैट में समझ आया कि नहीं, कोई भी डाउट हो ये भी बताना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुदर्शन, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। नेक्स्ट चीज यहां पे क्या है कि प्रिसिशन को एक और पैरामीटर से भी डिफाइन किया जाता है। एक और पैरामीटर जो है डिफाइन करने का वो ये है कि वैल्यू को कितना इन डेप्थ जाके तुम मेजर कर रहे हो।
इन डेप्थ जाके तुम मेजर कर रहे हो। मतलब कि यहां पे आप देख सकते हो जो मार्क्स बता रहा हूं मैं वो 549, 550, 551 बता रहा हूं। अब यहां पे मैं वैल्यू को 550.55 तक चला जाऊं, मतलब अगर मैंने डेसिमल वैल्यूज भी निकाल दी ना, डेसिमल वैल्यूज एनहांस कर दी, तो बेसिकली प्रेसिशन की तरफ जा रहा हूं। प्रेसिशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वैल्यू जिस डेप्थ तक तुम जाके मेजर कर रहे हो चीजों को, ठीक है। सो प्रेसिशन उससे भी मेजर की जाती है, प्रेसिशन उससे भी मेजर की जाती है। सो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए यार, पूरे के पूरे क्लियर एनालिसिस के साथ होने चाहिए कि प्रेसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है। अब आओ इन दोनों के बारे में बात कर ली सर, तो जरा एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरर्स क्या होती हैं? तो एरर्स कुछ टाइप्स की होती हैं, सिस्टमैटिक और इनसिस्टमैटिक, और दोनों के बारे में हम फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जाएंगे जो कि एरर्स में यूज होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली जो होती है वो कहलाती सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। कौन सी? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। अब सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल का मतलब होता है वो एरर्स जिनको आप कंट्रोल कर सको, मतलब वो नोन होनी चाहिए। पहली बात तो पता होना चाहिए ना कि एरर कहां आ रही है, और अगर ये पता चल गया एरर कहां आ रही है तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा, तो बताओ जरा कौन कौन सी होती है। सबसे पहली जो कंट्रोल एरर होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होती है? ये वो एरर होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से होती है। मान लो मैंने स्केल से मुझे लंबाई मेजर करनी थी, मुझे यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी मेजर करनी थी। अब मैंने क्या किया? मैंने यूज किया स्केल, ठीक है। नॉर्मल जो प्लास्टिक का स्केल नहीं आता अपने घरों में रहता है, वो वाला स्केल यूज किया। अब भैया वो स्केल था मेरा बहुत पुराना, और अगर आप लोगों का स्केल भी पुराना हो जाता है तो आप लोगों को पता होगा वो एजेस से थोड़ा घिस जाता है, उसकी रीडिंग भी थोड़ी खराब हो जाती है। तो हुआ क्या, मैं इस घिसे हुए इस इम्परफेक्ट स्केल से इनका लेंथ मेजर करने लगा, तो एरर तो होनी ही थी ना। एरर को कौन रोक सकता था? एरर तो होगी। तो यहां पे एरर किसकी वजह से है? एरर है यहां पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से। तो इसको रोक सकते हैं क्या? क्यों नहीं रोक सकते? नया जाके स्केल ले आओ ना यार, 5-10 रुपए का मिलेगा मार्केट से, हो गई एरर, रोक दी। अच्छा, क्या बात है, तो पहली एरर समझ आ गई? हाँ जी सर, पहली एरर तो समझ आ गई, सिस्टमैटिक। दूसरी होती है इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट की वजह से, अब देखो 11वीं कक्षा में ही, 11th क्लास में ही एक चैप्टर आता है हीट का, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन पता है क्या है? बचपन में भी तुम लोगों ने सुना होगा, दो रेल की पटरियों के बीच में से गैपिंग छोड़ देते हैं। सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? दो रेल की पटरियों के बीच में गैपिंग छोड़ देते हैं, और जो गैपिंग दिखती है कब? सर्दियों के टाइम पे। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो अब किसी के आसपास अगर रेल की पटरियां हो, जाके देखना वो रेल की पटरियों में गैपिंग गायब हो जाएगी, रीजन पता है क्या? रीजन होता है थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर के राइज करने की वजह से हर बॉडी एक्सपैंड करती है, थर्मली एक्सपैंड होती है, और वो एक्सपेंशन की वजह से उनके बीच की गैपिंग बंद हो जाती है। मतलब तापमान की बढ़ने की वजह से डायमेंशंस बदल जाएंगे क्या सर? हाँ जी, मतलब वही स्केल जो पहले 15 सेंटीमीटर दिखाता था, और वो हो सकता है आपका 15.4 सेंटीमीटर दिखाना लगे, मतलब 0.4 सेंटीमीटर की एरर हो जाए। क्लियर है सर? आई एम 0 एट फिजिक्स, कैन आई गेट 160 प्लस इन नीट 2024 इफ आई स्टार्ट नाउ? यस, ABCD, यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो भाई, कभी भी डाउट मत रखना अपने आप पे, बिल्कुल कर सकते हो। जीरो क्या, तुम नेगेटिव से भी चालू हो तो भी कर सकते हो। बस ये जोश जो है ना तुम्हारे अंदर, वो एक दिन का मत रखना। ये जोश जो आ जाएगा ना अंदर कि मैं कर सकता हूं, मेरे मास्टर ने बोला मैं गधा बिल्कुल नहीं बना रहा, और ना ही मैं तुम्हें फॉल्स होप्स दे रहा हूं, ना मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम मेरे से पढ़ो, मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम डेफिनेटली कर सकते हो, सही अप्रोच के साथ और डेडिकेशन के साथ। ये जोश कभी अपने अंदर डाउन मत होने देना कि मैं नहीं कर सकता, समझो इस बात को, क्योंकि अगर ये जोश डाउन हुआ तो नहीं कर पाओगे यार। जोश रहा तो पक्का कर सकते हो, बिल्कुल फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा मैं, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोल रहा तुम मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन बस तुम्हारे बारे में बता रहा हूं, तुम बिल्कुल कर सकते हो। मैंने क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें फिजिक्स नहीं आती और वो आराम से क्लियर कर देते हैं, और इसका रीजन भी बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स नीट की बहुत लड्डू होती है यार, ट्रस्ट मी। अभी परसों ही मैंने पेपर डिस्कस कराया है, वो पेपर ही 160 प्लस का है, वो पेपर इकलौता ही 160 प्लस का है। गिनती के 4 या 5 सवाल थे जो ट्रिकी थे, अगर उनको भी छोड़ दो तो मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड था।
मतलब एनसीईआरटी ढंग से और फॉर्मूला भी कर लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। तो आओ देखो, एनवायरमेंटल एरर समझ में आई कि तापमान के बढ़ने घटने से, मॉइस्चर के बढ़ने घटने से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से मेरे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ फॉल्ट आ जाता है और वो फॉल्ट में मेजर नहीं कर पाता, तो वो अल्टीमेटली किस में निकलेंगे? एरर में निकलेंगे। यही कहलाती है एनवायरमेंटल एरर। बट क्योंकि हम इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं, हमें ये चीज पता है कि बेसिकली ये एरर्स को हम कर सकते हैं यार, हम काउंट कर सकते हैं। हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है। आई एम गोना टेक अ ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। अरे यार, what do you mean by this? What do you mean by this? Sandarbh plays with you. From the ground floor means what? From the ground floor, अच्छा, you are just saying from the ground floor means from start, from the scratch. यही बोलना चाह रहे हो ना? अगर स्क्रैच से ले रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, लेना भी चाहिए। सही बताऊं तो लेना भी चाहिए। रीजन बता रहा हूं क्या होता है, कई बार आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरा या इधर उधर का ज्ञान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉपर का बैच रन हो रहा है सर, कल से ही रन हो रहा है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। आओ ना यार, बिंदास आओ, ड्रॉपर के बैच में आओ। ड्रॉपर के बैच में मचाएंगे, तहलका मचाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसी पेस उसी टाइम से करेंगे और दिसंबर होते होते मैं बोल रहा हूं आपका 11वीं 12वीं पूरा आपके सामने रख देंगे। पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंटायरली एवरीथिंग आपके पास में होगा। फिर उसके बाद मचाना है हमें मात्र मॉक टेस्ट्स में। मॉक टेस्ट्स भी यही कर सकते हो आप, ठीक है। और बस यार मॉक टेस्ट कर लिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, पूरी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे है ना, तो नीट क्रैक करने में कौन रोकेगा? खुद ही रोक सकते हो, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। चलो देखो, थर्ड एरर ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का ये मतलब होता है कि भाई बेसिकली ये इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपैरेटस और केयरलेसनेस बेसिकली हमारी वजह से होती है। हमारी वजह से मतलब कि यार मैं गलत ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ। देखो इसलिए बोलते हैं साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज करता है। तुम किसी पावर प्लांट में जाओगे, किसी बड़े बड़े कारखानों में जाओगे, वहां भी इंजीनियर्स होते हैं। अब इंजीनियर्स का बताऊं काम ये थोड़ी होता है वो लेके पूरा घुमाएगा, आयरन से स्टील कैसे बन रहा है, हर चीज मिक्सर डालेगा, ऐसा नहीं होता। उसको बस ऑब्जर्व करना रहता है, मात्र ऑब्जर्व करना रहता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए सर उसने मुझे क्यों नहीं बैठाया, वहां गार्ड है उनको क्यों नहीं बैठाता, इंजीनियर क्यों बैठता है? दैट्स द रीजन, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशनल एरर कम हो सके। तो वहां भी ये कंट्रोल हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशंस की वजह से जो एरर आती है वो ऑब्जर्वेशनल एरर में आती है। ठीक है सर, तीनों एरर समझ आ गए? हाँ जी सर बिल्कुल, तीनों एरर समझ में आ गए। तीनों के तीनों एरर हमने जान लिए और हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यस सर, आई विल अटेंड। दैट्स द स्पिरिट ईशा, दैट्स द स्पिरिट। गुड इवनिंग राजू। तो देखो, इससे पहले की जो एरर्स थी दैट वर कंट्रोलेबल, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। नाउ जिसकी बात कर रहा हूं उसे बोलते हैं रैंडम एरर या अनकंट्रोलेबल एरर। अनकंट्रोलेबल एरर मतलब इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। These are because of some random things जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। इन चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, और इसी वजह से ये जो एरर्स होती है क्या कहलाती है? रैंडम एरर। क्योंकि भाई रैंडमनेस की वजह से हो रही है, हमको नहीं पता। पता होता तो हम पकड़ लेते, पता होता तो हम वो एरर होने ही नहीं देते, लेकिन हमको नहीं पता। ठीक है, क्या रीजन है? These errors arise due to unknown causes, causes ही नहीं पता। अच्छा जी, therefore they occur irregularly and in variable in magnitude। ठीक है, एक एग्जांपल बताओ सर। When the same person repeats the same observation in same condition, he may get different readings at different time। तुमने ये चीज नोटिस की होगी, पढ़ते समय भी नोटिस की होगी, खाते समय, कुछ भी करते समय जो कि तुम काउंट कर रहे हो कि मैं किस तरीके से रह रहा हूं, कैसे जी रहा हूं, तुमने नोटिस किया होगा। डेली 6 बजे उठ के भी देखा होगा कि यार आज 6 बजे उठ के मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, आज नहीं पढ़ पाया, आज तो भयंकर पढ़ाई हो गई, आज बिल्कुल नहीं, आज तो फिजिक्स मस्त समझ में आ गई, पता नहीं आज समझ में नहीं आई। सेम टॉपिक कोई। तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी आ जाती है कि कुछ ऐसी एरर्स हैं जो कि हम नहीं सोच सकते यार, हमारे एकदम स्किल्स के बाहर है, हम ना डेवलप्ड हो उन चीजों के लिए। ऐसी एरर्स को हम रैंडम एरर्स में काउंट होते हैं। और पूरे चैप्टर में एकमात्र रैंडम एरर को भी एक वेरिएंट में हमने बांट रखा है जिसे लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर बेसिकली एक रैंडम एरर ही है। लीस्ट काउंट एरर क्या है? एक रैंडम एरर है जिसको हम काउंट करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या दे देंगे कि अ पर्टिकुलर लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। एक पर्टिकुलर लेंथ को हमने मेजर कर लिया किसमें? एक मीटर स्केल से। अब मीटर स्केल है और उन्होंने एरर दी नहीं, तो क्या समझोगे? जितनी भी उस मीटर स्केल की मिनिमम लेंथ होती है उसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। अच्छा, तुम लोगों को अभी लीस्ट काउंट भी नहीं पता होगा, तो लीस्ट काउंट पहले तो जानो।
लीस्ट काउंट क्या होता है सर? लीस्ट काउंट बताओ, उसके बाद तो लीस्ट काउंट एरर समझेंगे। लीस्ट काउंट होता है द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, द मिनिमम पॉसिबल measurement through any device is known as the least count of that device, is known as the least count of that device. Clear? मतलब कि एक मीटर स्केल से सबसे छोटा मैं क्या मेजर कर सकता हूं? सोचो एक मीटर स्केल से सबसे छोटा मैं क्या मेजर कर सकता हूं? अगर आप लोगों ने बारीकी से एक मीटर स्केल या भाई 15 सेंटीमीटर वाला प्लास्टिक का स्केल भी देखा है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे वो बने रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे बने रहते हैं, राइट? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे 15 सेंटीमीटर तक। ये जो 0 से 1 है क्या है बेसिकली, ये 0 और ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, उस 1 सेंटीमीटर को भी 10 में बांटते हैं। तो पता है इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल होता है, ऑफ अ मीटर स्केल होता है, कोई बताएगा चैट में? लीस्ट काउंट सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता हूं मैं? सबसे छोटा मैं क्या मेजर कर सकता हूं? एब्सोल्युटली, अरे क्या बात है, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, 0.1 सेंटीमीटर। ईशा बिल्कुल से, ABCD एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज 1 mm। 1 mm सबसे लीस्ट काउंट में मेजर कर सकता हूं किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर मीटर स्केल के थ्रू। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट ये होती है। तो पता है क्या बोलते हैं कि अगर सपोज मैं मीटर स्केल के थ्रू एक लंबाई मेजर कर रहा हूं, सोचो मेरा हाथ मेजर कर रहे हो, ये हाथ मेजर कर रहे हो, सर कितने लंबे हैं आपके हाथ, चलो हम देखते हैं। मीटर स्केल तुमने यहाँ कंधे से लगाया, मेरी उंगलियों तक ले गए। अब पता है क्या बोलूंगा, तुमने बोला सर आपका हाथ होगा तकरीबन 1 मीटर लंबा, यानी 100 सेंटीमीटर। अब मैं पता है क्या बोलूंगा, यार बच्चों हो सकता है तुमसे गलती होगी। बोलते नहीं सर हमने कोई गलती नहीं की, हमने पूरा एक नया 5 रुपए का डिवाइस खरीदा, नया मीटर स्केल हमने कंट्री की एक खरीदा बढ़िया सा, पूरा प्रॉपर मेजर किया है, हम 2 लोग मिले, एक यहाँ हाथ रख रहा था, एक यहाँ, बिल्कुल एरर नहीं है। तब पता है क्या बात आएगी, एक एरर हो सकती है जो कि अनकंट्रोलेबल है, तुम उसे रोक नहीं सकते। वो क्यों होती है? रैंडमनेस की वजह से। और वो एरर कितनी हो जाएगी? लीस्ट काउंट एरर के बराबर। तो पता है तुम क्या बोलोगे, ठीक है सर अब हम एरर के अनुसार बताते हैं, आपका हाथ 1 मीटर लंबा है, लेकिन उसमें मान के चलना कि 0.1 सेंटीमीटर की गलतियां हो सकती हैं। मतलब या तो 100 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर होगा, या 100 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर होगा। 0.1 सेंटीमीटर का सर एक मार्जिन लेके चलो, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। और अगर आपने इस एनालिसिस को समझ लिया है ना, तो बस फिर आप एरर्स भी समझ चुके हो। यही है आगे पूरे चैप्टर में, यही पूरी गाथाएं अपने को आगे पूरे चैप्टर में करनी है, और इसी से रिलेटेड बात करेंगे। इस नोट को जरा ध्यान दे लेना, इस नोट को जरा ध्यान दे लेना कि सपोज तुम मेरा हाथ ही मेजर कर रहे थे, तो तुमने क्या किया, एक बार मेरा हाथ मेजर किया, बोला 100 सेंटीमीटर, बोल दिया ये लो सर 100 सेंटीमीटर। गलत है। तुम उस काम को क्या करना, उसको 10 बार ऐसी 100 करना, और तुम्हारे पास 10 वैल्यूज आएंगी, फिर उसका एवरेज लेके मेरे को देना। तुम 10 बार करोगे तो एक बार 101 आ जाएगा, एक बार 100 आ जाएगा, एक बार 99 आ जाएगा, वापस से 100 आ जाएगा, वापस से 101 आ जाएगा, फिर वो 5 वैल्यूज का एवरेज लेके मेरे को देना। तो इससे पता है होगा क्या, ओवरऑल जो एरर होगी वो कम हो जाती है। ठीक है, रैंडम एरर जो होती हैं वो कितनी हो जाती है, 1/nth टाइम्स हो जाती है। मतलब सोचो एक कैलकुलेशन में कितनी आ रही है, मात्र 0.1 सेंटीमीटर की लीस्ट काउंट एरर। तो मैं अगर उसको n टाइम्स कर दूंगा तो जो टोटल एरर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो भी आपकी 0.1 है डिवाइडेड, मान लो आपने 10 बार अटेम्प्ट लिया, 5 बार लिया, 20 बार लिया, उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी का सवाल है, वो भी इससे रिलेटेड है, उसको डिस्कस भी करेंगे, तब इसके बारे में वापस बातें की जाएगी। अभी फटाफट जरा बढ़ते हैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे भी आते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल का मजा लाओ, जरा देखें कि न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे। तो चलो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड नीट का सवाल भी है। चलो आओ सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे कि मेरा हाथ तुम लोग मेजर कर रहे थे, पता नहीं तुम लोगों को क्या इंटरेस्ट है, बोला चलो सर अब तो आपका हाथ ही मेजर करेंगे, अब तो यही देखेंगे आपका हाथ कितना लंबा है। चल भाई ठीक है, हाथ लंबा देखते हैं। तुम लोगों ने मेरा हाथ मेजर किया, काफी सारे लोग थे, सबने रीडिंग ली, n लोग थे मान लेते हैं, सबने n रीडिंग ली। एक बंदे ने मेरा हाथ मेजर किया, बोला A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, ऐसे लेके AN तक सबने मेजर कर दिया, मेरे हाथ की लेंथ बता दी इतनी। ओके चलो बढ़िया। अब क्या किया तुम लोगों ने, बोला यार अब क्या बताएं सर को लेंथ क्या है उनकी। तो बोला चलो ठीक है,
अपन सब तो सर से पढ़ते हैं, एक काम करते हैं सबका एवरेज ले लेंगे और दे देंगे वैल्यू। तो वही तुम लोगों ने किया, तुमने A1 A2 A2 सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय n कर दिया, जितने भी लोग थे जिन्होंने मेजर किया, और मेरे को लाके वैल्यू दे दी ये A मीन। क्या दे दी है? A मीन, एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ A, एवरेज ऑफ A दे दिया, ठीक है। और मेरे को बोला सर ये आपकी हाथ की मेजर। अब मैं बोला ऐसे थोड़ी, गलत बोला भाई तुम लोगों ने, गलत बोला। क्यों गलत बोला? क्यों गलत बोला? क्या गलती हो गई हमसे? गलती ये हो गई कि तुम लोगों की वैल्यूज अलग अलग आई। एक बोला 100, एक बोला 101, एक 103 बोल दिया, एक बोला सर आप तो बहुत छोटे हाथ हैं आपके, 90 पे रोक दिया, एक तो और छोटा बोला बस 70 सेंटीमीटर। तो तुम लोगों में खुद ही एक यूनियन नहीं है, तुम सब अलग अलग वैल्यूज बोल रहे हो। इसका मतलब कुछ गलतियां हैं। हो सकता है मेरा हाथ 100 का ना हो सकता है 95 हो, 98 हो, 99 हो। तो पता है मजा कैसे आएगा? मजा तब आएगा भाई, ऐसे मत बताओ वैल्यू, ये भी दर बताओ मेरे को कि यार कितनी एरर कर सकते हो तुम लोग जो मेरे को मीन वैल्यू दे रहे हो। ये जो मीन वैल्यू दे रहे हो ना, उसमें कितनी गलतियां कर सकते हो ये भी बताओ। ये होगा सही तरीका बताने का, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया बताऊं? तुम लोगों ने एक किया, चलो ठीक है, एक काम करते, मीन वैल्यू निकाल ली ना। अब देखते पहले वाले ने गलती कितनी की। तो पहले वाले की वैल्यू उठाई, मीन में से घटा दी और लिख दी यहां पे, ठीक है। दूसरे वाले की भी देख ली, दूसरे वाले की वैल्यू उसने क्या मेजर की, हाथ की, वो ले ली, मीन में से घटा दी, यहां लिख दी। ऐसी सबकी इंडिविजुअली A3 की, A4 की, ऐसे AN की सबकी लिख के ऐसे छोड़ दी। और इन जो गैप आ रहा है ना, इनको पता है क्या बोला? पहले वाले को बोला डेल्टा A1, दूसरे वाले को बोला डेल्टा A2, तीसरे वाले को डेल्टा A3, ऐसे nth वाले को डेल्टा AN, ठीक है। सबकी वैल्यूज यहां पे बोल दी। सर आंसर माय क्वेश्चन, आई एम जॉइनिंग ड्रॉपर बैच, ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन ऑल्सो, हाउ मच टू स्टडी डेली? ABCD यू नीड टू स्टडी डेली एटलीस्ट फॉर, तुम ड्रॉपर हो राइट, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें तो यार स्कूल भी नहीं जाना, तुम्हें कम से कम 10 से 11 घंटे पढ़ने हैं। मैं बहुत कुछ भी इधर उधर का फिगर नहीं बता रहा, 10 से 11 घंटे पढ़ने हैं, 10 से 11 घंटे टेबल के सामने लेके बैठना है, जिसमें से मैं कोर आउटपुट तुम्हारा अगर मानूं ना कि तुम डेडिकेटेडली कितने घंटे किताबों में डूबे हो, मतलब तुम्हारा बेसिकली लर्निंग आउटकम कितना हो रहा है। लर्निंग आउटकम मतलब कि तुम पढ़ रहे हो बस फॉर द सेक ऑफ इट नहीं, तुम रियलिटी में पढ़ रहे हो, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उससे तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। दैट शुड बी अराउंड 6 to 7 आवर्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ 10 से 11 घंटे तुम्हें बैठना है पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम 10 से 11 घंटे के बैठोगे तो कंप्लीटली तो कोई भी 10 से 11 एटस्टेज बैठ नहीं सकता। इधर उधर डिविएशन आएंगे, इसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, वो चीज प्रॉब्लम रहेगी। इनिशियली अगर तुम बोलोगे तो 10 घंटे अगर बैठने की हैबिट डाल रहे हो ना, एक साथ नहीं, बीच बीच में ब्रेक ले लेके, तो उसमें से तुम स्टार्टिंग में मात्र 3-4 घंटे ही आउटपुट निकाल पाओगे या उससे भी कम, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो तुम्हें उसको करना है। सर सी माई सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, विच वन? यार ABCD यहाँ पे थोड़ी चैट थोड़ी छोटी दिख रही है, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मैं बताता हूँ कौन सा अगला क्वेश्चन, एक बार और वापस लिख दो, आई टेल यू, ठीक है। सो ये एवरेज वैल्यू ऑफ A आ गई, ऐसी एवरेज वैल्यू इंडिविजुअल उसकी भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल गैपिंग आ रही है ना, इंडिविजुअल गैपिंग आ रही है, इनका एवरेज निकालूंगा। ये जो इंडिविजुअल गैपिंग आ रही है इनका एवरेज निकालूंगा। तो इनका एवरेज पता है कितना हो जाएगा? डेल्टा A मीन हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे जोड़ते गए डेल्टा AN तक डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ऐसी डेल्टा A1 जोड़ते गए n तक डिवाइडेड बाय n। तो इससे डेल्टा AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा AM की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, देखो यहां पे एक डेल्टा AM की भी एवरेज मीन आ गई, ठीक है। सो ये एवरेज वैल्यू ऑफ एरर आ गया, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर आ गया। मतलब हर एक इंसान कुछ गलती कर रहा था, मैंने सारी गलतियों का एवरेज ले लिया, तो ये क्या आ गई? मेरी गलतियों का एवरेज आ गया, ये मेरी गलतियों का एवरेज आ गया, ये हमारा मीन का एवरेज आ गया। अब पता है अब मैं कैसे बताऊंगा? अब तुम सारे स्टूडेंट्स मेरे को कैसे बताओगे? तुम बोलोगे सर आपके जो हाथ की लंबाई है ना, द लेंथ ऑफ योर आर्म इज हाउ मच, यू नो, A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। समझ रहे हो? A मीन यहां जो एवरेज निकाला प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब आप ये बोल रहे हो सर हमने जो हाथ की लंबाई निकाली उसमें इतना एरर हो सकता है, ये जोड़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। इतनी ज्यादा गलती हो सकती है मेजरमेंट में। आपकी जो रियल वैल्यू आ रही है 100 सेंटीमीटर, मान लो मीन की वैल्यू आती है, तो सर प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर ले लेना सर। आपका हो सकता है हाथ मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, आपने 100 सेंटीमीटर बोला मेरे हाथ की लंबाई, तो 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस
1.5 सेंटीमीटर ले लेना सर प्लीज, मतलब कि आपका हाथ जो है सर 98.5 सेंटीमीटर से 101.5 सेंटीमीटर के बीच में आएगा सर। इतनी गलतियां हो सकती हैं सर हमसे, क्योंकि हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, ये होता है फिगर, इस तरीके से बताया जाता है। एक्चुअल काउंट भी बताओ और ये तक बताओ कि एरर कोशेंट कितना हो सकता है, जिसे मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं। मतलब यहां से यहां के बीच में आपकी रियल वैल्यू आएगी। ऐसे बताओगे ना तो मजा आएगा, ऐसे बताओगे तो मजा आएगा, तब लगेगा कि हाँ भाई सामने वाले ने काम किया है। ठीक है, तो यही है एरर एनालिसिस। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, या जितनी मैक्सिमम एरर तुम एनकाउंटर कर सकते हो लेंथ ऑफ द आर्म मेजर करने में, हाथ की लंबाई मेजर करने में। समझ गए ये चीजें? समझ गए तो भाई थम्स अप मार दो और बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड नीट का एक सवाल अब भी जस्ट आने वाला है, फटाफट आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही बस इसी पे बेस्ड, जो भी बताया ना उसी पे बेस्ड आने वाला है। चलो देखो, तो अब बेसिकली क्या बोला मैंने कि ट्रू वैल्यू जो कैसे लिख सकते हैं, जो भी लिखोगे वो हो जाएगी am प्लस माइनस डेल्टा am, जहां पे डेल्टा am दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। बिल्कुल से ईशा पांडे, वेरी गुड। अब देखो यहीं पे दो और टर्म आते हैं निकल के, एक होता है रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? ये जो डेल्टा एम दिया, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम बेसिकली क्या हो जाता है आपका रिलेटिव एरर। क्या हो जाता है? रिलेटिव एरर। डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम हो जाता है रिलेटिव एरर, और इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता है क्या आ जाता है? परसेंटेज एरर। इसी में अगर 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आंसर? परसेंटेज एरर। सिंपल सी चीज, ऐसे ही तो हम निकालते हैं ना अपने बोर्ड के परसेंटेज भी। टोटल किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किया इंटू 100 किया तो परसेंटेज एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, क्लियर? क्लियर है सर, बिल्कुल। चलो सर नीट का सवाल आ गया, नीट का आ गया सर सवाल 2020 का। आओ देखते हो। सर आई डिड 0 इन स्टडीज इन 11th and 12th due to COVID, and no one online did 0 studies in second drop year due to financial condition. I am from Maharashtra board. Can I get 620 plus in NEET 2024? Okay, ठीक है, ठीक है। 0 studies in 11th and 12th due to COVID, बिल्कुल यार, absolutely हो सकता है। And no offline and online coaching did 0 studies in second drop year। ठीक है, ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ा। अब क्या मैं नीट 2024 का 620 प्लस एम कर सकता हूं? कर सकते हो यार, कर सकते हो। बताऊं कैसे कर सकते हो? देखो, आज ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था यार, उसने मुझे बताया बायोलॉजी में उसके 360/360 है। ठीक है, बायो में उसके 360/360 है, एक साल की तैयारी में, एक साल की तैयारी में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे रह गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीछे रह गया। फिजिक्स में 100 आए, केमिस्ट्री में भी 100 आए, तो टोटल 560 हो गया। ठीक है, अब ये सोचो, फिजिक्स का पेपर तुम लोगों ने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, कितना बेकार, कितना ज्यादा टफ था? बिल्कुल नहीं था, ट्रस्ट मी, मैं खुद बोल रहा हूं, बहुत इजी था, बहुत इजी था। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन बोलूंगा थोड़ा सा इजी था। लास्ट ईयर का भी कोई बहुत महारथी पेपर नहीं था। फिजिक्स में 120 नंबर लाना कहीं नहीं गए, बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलोगे ना, 120 नंबर कहीं नहीं गए। तो 120 नंबर अगर तुम 360 में जोड़ते हो तो आगे तुम्हारे कितने, आगे कितने? 480। और केमिस्ट्री में 140 लाना भी बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। केमिस्ट्री में आते हैं भाई, फिजिक्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा नंबर लाने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। केमिस्ट्री में 140 कहीं नहीं रहे, तो ये हो गया ना तुम्हारा 720। यही पूछ रहा हूं ना, ABCD। ये तो मैंने बस तुम्हें, ये 620 हो गया ना, यही तुम्हें बेसिकली मैं बता रहा हूं कि 620 का तुम्हें एक एनालिसिस दे रहा हूं। बायो में अगर मान लो तुम बायो में थोड़ा कम भी करते हो 360 में, वैसे मैं बता रहा हूं बायो बहुत इजी आया था यार, इस बार का बायो इतना इजी आया था ना, इसीलिए लोग 360 और 360 ला रहे हैं। थोड़ा टफ भी आएगा तो ये यहां से 340 तक जाएगा, तो वो 20 नंबर जो घटेंगे ना, वो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ाने हैं। ठीक है, बढ़ाने हैं। ये तुम्हें पहले तो ये चार्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, अपने वीक एरियाज पकड़ो, अपने वीक एरियाज पकड़ो कि भाई प्रॉब्लम किस में आ रही है। बायो बिल्कुल नहीं आता, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, तो एक बैच प्रॉपर ज्वाइन करो, प्रॉपर एक बैच ज्वाइन करो। ठीक है, आज ही मैंने तुम लोगों को, आज ही मैंने और बीना मैम ने मिलके एक सेशन की इंफॉर्मेशन दी है। तो तुम चाहो तो यूट्यूब पे भी हमसे पढ़ सकते हो, या फिर तुम अगर चाह रहे हो एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन तुम्हारे स्पेशल केस के लिए, कि तुम्हारे लिए बस एक बेसिकली एक फैकल्टी होना चाहिए, तुम्हें कंटिन्यूअसली 24/7 केटर भी करना चाहिए, तुम्हें कोई डाउट भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए भी तुम उस बैच में जाके देख सकते हो। तुम वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में अटल बैच की लिंक होगी, उनसे बात करो। ठीक है, तो यार तुम्हें बस बेसिकली अपने आप को सोचना है,
परसिवियरेंस रखो, एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन रखो कि यार हाँ मैं फोड़ सकता हूं, बिल्कुल ला सकता है भाई। 620 प्लस कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। सर क्या नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हो गया है? यार अभी इंफॉर्मेशन नहीं हुई, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हें और बता दूंगा, ठीक है। सर आर यू इन दिल्ली? नॉट दिल्ली, नियर टू दिल्ली, नियर टू दिल्ली इन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोला है यार? जो लोग हो इसको अटेम्प्ट भी करते रहो यार, इसका आंसर भी बताओ मेरे को कितना आ रहा है, जो लोग क्लास में हो। 3 क्या है? 3 कितने? 3 टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28। ये दी। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन? समझ आया कैसे करना है? अभी जस्ट तरीका बताया इसका मैंने, क्या तरीका है? सबको ऐड करके पहले तो मीन वैल्यू निकाल दो, टाइम की एक मीन वैल्यू निकालो। टाइम की एक मीन वैल्यू क्या होगी? सबको ऐड करना है, आओ फटाफट ऐड करते हैं। एडिशन में क्या जा रहा है? 1.2 1.2 1.2 पहले तो 5 बार जा रहा है, तो 1.2 इंटू 5 पता है कितना होता है? 6। 1.2 इंटू 5 होता है 12 पंजे 60, तो 6 हो गया। उसके बाद फिर ये 5 4 9 9 7 16 16 1 17 17 और 8 25, तो 0.25, तो 6 में 0.25 यानी 6.25। अरे सर ओरली भी कर लेते हो क्या आप कैलकुलेशन? अरे भाई तुम्हें भी करनी है, हर बार थोड़ी पेन कलम उठाओगे। ओरल करो, दिमाग बहुत तेज होगा, ट्रस्ट में फटाफट कैलकुलेशन आता है। इसको ऐसे एक के नीचे एक लिखने से क्या फायदा? फटाफट करने की कोशिश करेंगे। 5 4 9 ऐसे करके देखो, 6.25/5। इसको जरा काटना, कितना आ रहा है सर? ये तो 1.25 आ रहा है शायद, 1.25। हाँ जी बिल्कुल, मीन आ गई 1.25। अच्छा, अब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सब निकालेंगे। हाँ जी सर ये सब निकालेंगे। चलो डेल्टा T1 कितना हो जाएगा? 1.25 में से 1.25 घटाओ 0। फिर उसके बाद डेल्टा T2 कितना आ जाएगा? डेल्टा T2 आ जाएगा सर 1.25 में से 1.24 घटाओ, 1.25 में से 1.24 घटाएंगे 0.01, ठीक है। डेल्टा T3 सर 1.25 में से 1.27 घटाएंगे, ये कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ 0.02, ठीक है। डेल्टा T4 कितना आ जाएगा? डेल्टा T4 आ जाएगा 1.25 माइनस 1.21 0.04। ऐसे डेल्टा T5 कितना आ जाएगा? डेल्टा T5 आ जाएगा सर 1.25 माइनस, यह आ जाएगा माइनस 0.03। अब एक बहुत मजेदार चीज है जो कि आप लोगों को देखना है, इनका मीन निकालना है मेरे को। अब मीन पता है कैसे निकालूंगा? डेल्टा TM मीन निकालने के लिए मुझे मात्र इनकी मॉड्यूलस की वैल्यूज चाहिए। मतलब दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड। मतलब ये जो पीछे भी दिखाया ना तुमको, यहां पे देखो ये मॉड है। मॉड समझ रहे हो? मॉड का मतलब ये है, यहां पे भी मॉड है। मॉड का मतलब ये है जो नेगेटिव आ रही है ना यहां पे वैल्यूज, वो नेगेटिव नहीं लूंगा, मात्र पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, क्योंकि एरर कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को, एरर हमेशा जुड़ती है। सर 11th और 12th मैथ्स इज 0, सो नीट फिजिक्स समझ में आएगा सर? हाँ यार ABCD बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी बेसिक मैथ्स देखो, बहुत ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 4-5 फॉर्मूले वो पता होना चाहिए, लॉगरिथमिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी इसी के बाद एक बेसिक मैथ्स का सेशन ले लूंगा, एक बेसिक मैथ्स का वन शॉट सेशन लूंगा, जिसमें बेसिकली वही वो छोटी छोटी चीजें जो आपको हमेशा परेशान करती हैं वो उस पूरे सेशन में बताऊंगा, और बस उसके एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके एप्लीकेशन याद रखने, तो वो सेशन ज्वाइन कर लेना, इतनी तुम्हें मैथ्स आ जाएगी जितनी की तुम्हें जरूरत है। और बाकी यार ये मत बोलना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो यार आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को आता ही होगा, ठीक है। सर 12th के क्लासेस कब से होंगे? 12th के क्लासेस चल रहे हैं यार अपूर्व, 12th का क्लास कल से होगा, आज भी है, आज भी आई सपोज जूलॉजी और बॉटनी का सेशन होगा 12th का, ठीक है। आप चैनल पे देख लेना, चैनल पे बना हुआ है लिंक, ओके। 12th का जो आज सेशन होने वाला है उस पे देख लेना, टॉपिक के हिसाब से जूलॉजी और बॉटनी का सेशन बना हुआ है। अभी आपके ऑल्टरनेट सेशंस चलेंगे, मतलब एक दिन आपके हर बैच में 11th में 2 सेशन होंगे, 12th में 2 सेशन होंगे, ड्रॉप में 2 सेशन होंगे, ठीक है। सो आज 11th में जैसे केमिस्ट्री और कमल सर का और मेरा था, ठीक है। आज 12th में 2 सेशन होंगे, बीना मैम का और आपके पीयूष सर का जूलॉजी और बॉटनी का, फिर कल वही रोटेट होता रहेगा, ओके ना सर। ओनली फिजिक्स के 12th का क्लास कल होगा, फिर एक दिन छोड़ के, फिर उसके नेक्स्ट डे, फिर एक दिन छोड़ के, 3 डेज रहेगा, ओके, ऑल्टरनेट। देखो सो डेल्टा TM आपकी डेल्टा T1 प्लस, और अपूर्व कल से ड्रॉपर की बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं यार, तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, मॉड लेना है, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, ठीक है।
ये 0.01 हो जाएगा, सबके मॉड ही लेना है, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख नहीं रहा, तुम्हें क्या लेना है, बस मॉड लेना है। फटाफट इसके आंसर भी निकाल के बताओ यार, जिन जिन का आंसर आ गया बताते चलो। इन सबके मॉड लोगे तो 0.01, 0.02 सबको जोड़ दो, 1 2 3 3 4 7 7 3 10, तो बेसिकली आ गया 0.10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी है 5, तो ये कितना आ गया 0.02। ये क्या आ गया बॉस मेरा, ये आ गई सर डेल्टा टीएम। ये क्या आ गया मेरा सर डेल्टा टीएम। क्या निकालना था, निकालना था परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो गया सर, ये रहा मेरा डेल्टा टीएम, लो डेल्टा टीएम, सर ये रहा मेरा टीएम, लो टीएम, सर इंटू 100 भी कर दो, कर दिया। बताओ वैल्यू कितनी आ रही है 0.02, 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100, ओके दिस विल टर्न आउट टू बी 20 अपॉन 1.25। एक काम करें क्या, एक काम करें मजेदार, इसको यहां से हटाते, इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है, दोनों डेसिमल हट गए। अब ये 25 इससे जाता है, कैसे, ये 25 गुणे 5, ये 25 गुणे 4, अच्छा जी 4 गुणे 2 8, 8/5, 8/5 सर 1.6%। क्या है आंसर सर, ऑप्शन नंबर डी। आया था क्या किसी का, आया था किसी का, नहीं आया यार, किसी ने आंसर नहीं निकाला यार, तुम बड़े स्लो चल रहे हो यार, ऐसे नहीं करना भाई, अपने को फास्ट करो। आंसर क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, जो पढ़ाया अभी उसी से सवाल आया। अब ये तो नहीं बोल सकते कि सवाल पहले आ चुका है, पढ़ाया अभी है, बट जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड सवाल, नीट 2020 का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एकदम ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, आपको करना है। अब इसी से रिलेटेड ये सवाल है आप लोगों के लिए, क्या होमवर्क, क्या है ये, होमवर्क है सर। होमवर्क यहाँ पे भी मिलता है, ऑनलाइन क्लास में भी, हाँ जी मिलता है, मिलेगा होमवर्क, मिलेगा डीपीपी मिलेगी, सब मिलेगा, पूरा कि यार आपके रैंक निकल जाए उतना मिलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें ये बेसिकली बताना है टेम्परेचर बताओ प्लेस विथ करेक्ट एरर एनालिसिस, मतलब बेसिकली तुम्हें टेम्परेचर कैसे बताना है, टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताओ ऑल्सो टेल द रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर भी तुम्हें बताना है, रिलेटिव परसेंटेज एरर भी तुम्हें बताना है, ठीक है। सो ये दोनों ही चीजें बताना है, होमवर्क है, किसी का आंसर आ जाएगा तो बता देना, समझ में आएगा कि यार हाँ यू ऑल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, पूरा एनालिसिस समझ आ गया, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट का क्या है। अब देखो, अब हम आगे बात करेंगे और बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर की। सर व्हाट इज द कोर्स फी फॉर नीट 2024 फ्रॉम जीरो लेवल, एबीसीडी देखो यार यहाँ पे, वेरी गुड ईशा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। चलो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब वाला कोर्स तो कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब वाला कोर्स तो कंप्लीटली फ्री है। इसके अलावा पेड बैच जो है उसके लिए आपको यार इन्फिनिटी लर्न पे कॉल करना पड़ेगा, वहाँ पे एक टेस्ट भी होगा, उसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो प्लीज गिव अ कॉल, कनेक्ट करो, सबसे बेस्ट से बेस्ट होगा, ठीक है। आपके ऑफलाइन से तो वेल चीप होगा यार, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। चलो देखो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, जब मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ रही हैं, घट रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, जो हो रहा है, जिससे भी हो रहा है, सारी बातें करेंगे। आओ फटाफट देखते हैं क्या है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, क्योंकि सवाल इससे ज्यादा आते हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट बता उससे सवाल आ जाते हैं, लेकिन इससे तो ज्यादा आते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर कैसे होता है। तो चलो अभी तक हम जरा एक एनालिसिस करते, सर हम क्या क्या समझ गए। सर हम ये समझ गए कि एरर भैया एक सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक होती है, ठीक है, रैंडम एरर होती है, ठीक है। एरर अगर वैल्यूज दी हो तो कैसे निकाली जाती है, सर सबको जोड़ दो, मीन एवरेज वैल्यू निकाल दो, एक ही एक मीन वैल्यू निकाल दो, ठीक है, उसमें प्लस माइनस डेल्टा एम जो एरर निकली उनको लिख दो। इस तरीके से आज से मैं वैल्यू बताया करूंगा। उसके बाद रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा, रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम कर दूंगा, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के लिए उसी रेशियो में इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज एरर, ठीक है। अभी तक का ज्ञान इतना है, अब आगे बात करते हैं और आगे ज्ञान करता है। और आगे का ज्ञान यह है कि अब तुमने एक क्वांटिटी में एरर निकालना सीख लिया। अब सोचो तुम्हें यह पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी थी तापमान, सपोज ये तापमान था, तुमसे बोला गया, एक टास्क दिया, जैसे हाथ का था, चलो हाथ का लेते हैं, सर का हाथ मेजर कर रहे थे, सर का हाथ कितना लंबा है ये मेजर कर रहे थे, चलो तुम लोगों ने हाथ मेजर कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि सर का हाथ जितना लंबा है ना, तो यहां पे क्लास में बैठे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सर का हाथ जितना लंबा है, यहां पे क्लास में बैठे स्टूडेंट्स और फैकल्टी खड़ा है यहां पे, फैकल्टी का बोर्ड यहां पे है, फैकल्टी यहां खड़ा है, क्लास में बैठे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को यह जानना था कि सर का जितना हाथ लंबा है उससे दोगुने हाथ पे
हमारी बेंचेस स्टार्ट होनी चाहिए कि सर कभी ऐसे हाथ घुमाए तो हमें थप्पड़ ना पड़ जाए। समझ गए तुम? क्लियर है? एनालिसिस समझ में आया? एनालिसिस सिंपल ये है कि सर का हाथ जितना लंबा था उससे दोगुने लेंथ पे हमें अपनी चेयर स्टार्ट करनी है, ताकि सर कभी ऐसे हाथ घुमाए तो हमें थप्पड़ ना पड़ जाए। भाई सिंपल सी चीज है, कभी ऑफलाइन में आया तो मैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहां क्या जानना है, तुम्हें जानना है मेरे लंबाई का दोगुने हिस्से पे, दोगुने लेंथ पे अपनी चेयर स्टार्ट होनी चाहिए। किसकी? जहां से स्टूडेंट्स बैठना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, ओके, मतलब यहां पे तो सर आपको मेरे हाथ की जो लंबाई आपने मेजर की 2 बार ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, 2 बार ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहां पे तो सर आप 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, लेकिन सर एक बात बताओ, आपने जो एक क्वांटिटी मेजर की उसमें तो एरर है, आपने जो क्वांटिटी मेजर की उसमें तो एरर आ रही है। कितनी एरर आ रही है सर? डेल्टा एम की, वो बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जो एरर है, ये जब मैं दोगुना करूंगा तो सर ये बढ़ेगी घटेगी कैसे होगा? मतलब अब मैं किसी को बोलूंगा कि भैया सर जहां खड़े ना वहां से, तुमने 100 सेंटीमीटर बोला था, 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तुमने क्या बोला था? 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, राइट? तुमने बोला था। अब बोला था सर इसमें एक और लेंथ जोड़नी है, तो अब सर एरर का क्या होगा? एरर बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उसके बाद फिर एरर कम होगी, ज्यादा होगी। वही एनालिसिस हमें समझना है कि ओवरऑल अब वैल्यू दूंगा मैं कि फैकल्टी से स्टूडेंट की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो कैसे समझेंगे वो यहां जानते हैं, ठीक है? वही यहां जानते हैं। ओके, देखो, तो सबसे पहला जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि सपोज 2 चीजें यहां पे मिल रही हैं। 2 चीजें क्या मिल रही हैं? 2 चीजें मिल रही हैं, ये x इज इक्वल टू a प्लस बी एक क्वांटिटी दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आर इक्वलेंट तुम लोगों ने देखा होगा रेजिस्टेंसेस का, रेजिस्टेंस का आर इक्वलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2। सर डिड ऑल द टीचर्स डिड प्राइवेट कोचिंग्स व्हेन दे स्टडीड? हाँ यार, यस ABCD आई डिड वे बैक इन 2011 मैंने किया था, बिल्कुल मैंने किया था। मेरे IIT में रैंक भी आई थी 9144, ठीक है। सो मैं NIT भोपाल से पढ़ा हुआ हूँ। सो यार बिल्कुल कोचिंग तो ली थी। इट इज़ रिक्वायर्ड, ट्रस्ट मी, इट इज़ रिक्वायर्ड। रीज़न बीइंग यार, क्योंकि हम बेसिकली क्या है यहाँ पे, देखो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करो। पढ़ा रहे हैं और पढ़ना तो भाई NCERT में दिया ही हुआ है, इतनी सारी किताबें, खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिकली पता है हो क्या रहा है? ये स्किल है। इस क्वेश्चन को और इस एनालिसिस को देखना और समझना, ये स्किल होती है। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें स्किल ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि ये स्किल तुम्हें भी आनी चाहिए। ये स्किल के साथ क्या होना चाहिए? तुमको भी ये स्किल आनी चाहिए। ये स्किल तुम्हें आएगी तभी जाके वो एफर्ट और जो रिजल्ट है वो आ पाएगा। तो तुम्हें बेसिकली स्किल समझनी है, और स्किल मात्र देख के नहीं समझा जा सकता। स्किल सीखो और करो। सोचो, एक बड़ा गंदा एग्जांपल है लेकिन लेना पड़ रहा है। एक पेंटर है, पुताई वाला, वो पुताई वाला देख लेता है ऐसे पुताई होती है, और जब तक वो खुद से ब्रश नहीं चलाएगा ना तब तक वो पुताई वाला नहीं बन सकता। एक पेंटर है, वो पेंट देख लेता है, लेकिन जब तक पेंटिंग खुद से नहीं करेगा वो पेंटर नहीं बन सकता। तो आपको स्किल कैसे सीख पाओगे और अपने लाइफ में ला पाओगे? जब स्किल देखोगे, समझोगे और खुद अप्लाई करोगे। दुनिया का कोई भी टीचर नहीं है जो बोल सकता है तू मेरे से पढ़ ले और तेरी रैंक पक्की। ना भाई ना, तू मेरे से पढ़ और खुद उस चीज को अप्लाई कर। तू मेरे से समझ और खुद उस चीज को अप्लाई करके देख, और तब जाके रिजल्ट निकलता है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है x इज इक्वल टू a प्लस बी, और बताना है इसमें एरर कितनी होगी, x में एरर कितनी होगी। ये दे दिया a और b में एरर है। a और b में कितनी एरर है? a में सर है डेल्टा a, b में एरर है सर डेल्टा b। तो x में एरर कितनी हो जाएगी सर? x में एरर हो जाएगी डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अच्छा, मतलब इसमें अगर 1 सेंटीमीटर की एरर थी 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, और इसमें भी 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, तो टोटल एरर हो जाएगी 1.1 प्लस 1 यानी 2 सेंटीमीटर। हाँ जी, जो टोटल एरर आएगी फाइनल मेजरमेंट में वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, चलो इसमें तो घटेगी, एक क्वांटिटी है जो कि डेल x इज इक्वल टू a माइनस बी है। नहीं, इसमें भी जो एरर होगी ना इसमें वो ऐड होगी। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, और हमेशा जिंदगी में याद रखना कि गलतियां कभी भी जुड़ती हैं, गलतियां कभी भी ऐड नहीं होती, ठीक है। गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, गलतियां कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो। सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो। मैंने पढ़ाने में कुछ गलती कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसको बहुत अच्छा पढ़ा दोगे? सोचो, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूं, मैंने गलती कर दी, तो तुम क्या अपने दोस्त को बहुत सही पढ़ा दोगे? भाई तुम भी गलत करोगे ना भाई,
तुम भी तो गलत करोगे। तो गलतियां जुड़ती हैं और हो सकता है तुम गलत को और गलत करके सामने वाले का बेड़ा गर्क कर दो। सामने वाला ये समझने जा रहा था, कुछ और ही समझ गया। रिलेटिव एरर समझने जा रहा था, भाई वो पता नहीं क्या का क्या समझ गया। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, वो जोड़ हो या घटा हो। यहां पे अगर जुड़ना हो या घटना हो, एरर हमेशा जुड़ेंगी, एरर हमेशा ऐड होंगी। एकदम पत्थर की लकीर समझ लो इसको, एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, सो यहां पे भी एरर जुड़ेगी, यहां पे भी एरर जुड़ेगी, यहां एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो जो भी हो। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी, एक तो क्वांटिटी ए प्लस बी हो गई, ए माइनस बी, अब कौन सी बची? अब हो सकता है ए इंटू बी हो या ए प्लस बी हो, या तो ए इंटू बी हो या फिर ए प्लस बी हो, दोनों ही क्वांटिटी में। दूसरी भी दी है क्या? नहीं दी। चलो, या तो इफ एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी और एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्या समझे? या तो a अपॉन बी हो या फिर a इंटू बी हो। तो इसमें जो एरर का प्रोपोगेशन होता है वो इस फॉर्मुलेशन से होता है। कैसे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। समझा कि नहीं समझा? डेल्टा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यहां पे ये नहीं होता मात्र डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वो मात्र एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही सीमित है। जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस आ जाएगा वहां पे ये सिनेरियो होगा। कौन सा? ये वाला, कि डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय, मतलब रिलेटिव एरर इस तरीके से जुड़ते और घटते हैं। क्लियर है सर? नीट पीजी में कब आ रहा है इन्फिनिटी लर्न? अरे नीट पीजी में आएगा यार, बिल्कुल आएगा, अभी यूजी तो कर ले। अरे मस्त साहब, तुम तो गजब पढ़ा रही हो। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है यार। गटोली लाल भोपाल के रहने वाले हो क्या? गजब पढ़ा रही है हो भाई, हैं? ये तो भोपाली टोन है भाई, है कि नहीं? आएगा नीट पीजी में आएगा यार, जल्दी। आप लोगों की दुआएं रही तो नीट पीजी में आएगा। पहले नीट यूजी में तो उखाड़ ले। नीट यूजी में तो ऐसे परचम लहराने ही वाले हैं, टेंशन मत लो। आज का सेशन देख लेना। नीट पीजी, नीट यूजी में AIR1 आ रही है इन्फिनिटी लर्न से। AIR1 भाई बिल्कुल मजाक नहीं है, फोटो के साथ आएंगे हम लोग। ठीक है, जेई मेंस में तो AIR1 आ चुकी है, जेई मेन में AIR1 आ चुकी है, अब नीट यूजी में भी मचाने वाले हैं। तो देखो, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। चलो सही है भाई, ये आपने बता दिया इसमें। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में वैलिड होगा? जी हाँ, रिलेटिव एरर इस हिसाब से बताई जाती है। अब इसके मैं कैसे निकालूंगा एरर वो आगे बताऊंगा, एक्स को यहां मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल के, बट इसी तरीके से निकाली जाती है। न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो दूसरा तरीका, अगर मान लो एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n है। अच्छा, ये सब क्या लिख रहा हूं सर? भाई एक्स एक फाइनल वैल्यू और ए वैल्यू में निकाल चुका हूं, ए की वैल्यू में निकाल चुका हूं। ठीक है, इस सिनेरियो में एरर कैसे पता करते हैं? इसमें वही डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए, जितनी यहां पावर लिखी है ना वो यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। मात्र इतना सा ऑल्टरेशन होगा, जितनी यहां पावर लिखी हुई है वो यहां लुढ़क के इसके सामने आ जाएगी। ये रहा आपका पूरा एनालिसिस। वो पावर यहां आ गई, डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। ओके जी हाँ सर। अच्छा, ऐसे में बहुत सारी लिख दूं तो मतलब a की पावर n, b की पावर m, c की पावर b। अब बताओ। अरे सिंपल, डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी, और जो पावर थी वो यहां मल्टीप्लीकेशन में सामने आ जाएगी। मतलब डेल्टा ए बाय ए के सामने n, डेल्टा बी बाय बी के सामने m, डेल्टा सी बाय सी के सामने p, ये आ गई डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये आ गई डेल्टा एक्स बाय एक्स। अरे इतना आसान है क्या? जी हाँ, इतना ही आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब समझ आ रहा है? हाँ जी सर, सब समझ आ रहा है। एक और बस मेरे लिए जाते जाते, इसके बाद बस न्यूमेरिकल्स ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये एक और याद रख लो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है तुम लोगों को ना आता हो, डेफिनेटली बिल्कुल एक्सेप्टेड, क्योंकि बेसिक मैथ्स पढ़ा नहीं है, बट फॉर द टाइम भी इसको बस नोट डाउन कर लो कि अगर x इस फंक्शन की तरह लिखा हुआ है, log ऑफ a विद बेस n, या फिर इसे ln n भी बोलते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स 1/n टाइम्स डेल्टा a बाई a के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रख लो। अब आओ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे जिसमें PYQ भरे हुए हैं और बहुत सारी चीजें भरी है। चलो, सबसे पहला सवाल, लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है रेक्टेंगल का कुछ इस तरीके से 5.7 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, मतलब लंबाई को मेजर कर रहे थे तो 5.7 आया था, और गलती हो सकती थी कितने की? सर गलती हो सकती थी 0.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ओके बोलते हो, मान लेते। अच्छा, चौड़ाई को मेजर कर रहे थे तो ये मेजरमेंट आया था 3.4 प्लस माइनस 0.2, मतलब मेजर कर रहे थे तो वैल्यू कितनी आई? 3.4, और उसमें गलती हो सकती है कितनी? 0.2 की। चलो ठीक है, बड़े अच्छे से आपने बताया। अब ये बताओ कि एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स।
अगर नहीं भी बोलते ना तो भी बताता, नहीं भी बोलते तो भी बताता, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एरर लिमिट्स का मतलब बताओ क्या है। एरर लिमिट्स का मतलब ये है कि वो चाह रहा है कि मुझे एरिया ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम के फॉर्म में दे दो। मतलब जो एरिया ए एम ना भी लिखो, ए एम मतलब मीन होता है, अगर ना भी लिखो तो एरिया इस फॉर्मेट में चाहिए भाई, एरिया इस फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा जी चलो निकालते हैं। एरिया कितना होता है, एरिया बताओ कितना होता है। सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा तो पहले तो जरा एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले सबसे पहले तो एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा सर 5.7 इंटू 3.4। अरे यार बड़ा खतरनाक से एक्सप्रेशन दे दिया है, बहुत खतरनाक से एक्सप्रेशन दे दिया है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना तो पड़ेगा यार, अब वरना बच्चे बोलेंगे मैथ्स नहीं आती। तो चलो कर देता हूँ, ओरली करता हूँ। 57 गुणे 3, 57 गुणे 3 कितना हो जाएगा 150, 150 में 21 गया तो 171। ठीक है 171 मतलब ये रहा, और उसमें कितना 57 30 था तो 17 10 आ गया। ओके, और इसका 57 गुणे 4 भी करना है, तो वही आपका 1710 में 57 और जोड़ दो, है कि नहीं। 171 में 57 और जोड़ दो तो 178 और 228 ये रहा 228, यह आ गया 8, यह आ गया 3, यह आ गया 9, यह आ गया 1। भाई कोई प्लीज कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, मैं सही। अरे गजब यार, वेरी गुड ईशा, एब्सोल्युटली ट्रू, थैंक यू। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 19.38 और 2 डेसिमल क्योंकि 2 लगे थे। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा एरिया। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया सर मेरा एरिया जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बहुत बढ़िया, 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब बस बोल दे, ऐसे ही बोल दे कि चल देते यार सर क्या दिक्कत है। अरे ना भाई ना, ऐसे बोल दोगे तो क्या मतलब रहेगा, ना नीट निकलेगा, ना स्कूल वाली टीचर तुम्हें नंबर देगी, काट और लेंगी। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। अब डेल्टा ए कैसे लिखोगे, तो ये एल इंटू बी था ना, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे सर प्लस होता तो डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी लिखता, नेगेटिव माइनस होता तो डेल्टा एल माइनस डेल्टा बी लिखता, लेकिन यहाँ तो सर गुड़े है। गुड़े में क्या करते हैं, गुड़े में रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट आता है। डेल्टा ए बाई विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अच्छा जी ऐसा क्या, ठीक है सर, ओके। सो डेल्टा एल पता है क्या, हाँ सर पता है, ये रहा डेल्टा एल। तो लिखो यहाँ पे यार, लिखो यहाँ पे, इधर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डेल्टा ए बाय ए भी पता है क्या, हाँ जी निकाल लिया, 19.38 विल बी इक्वल टू डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.1 डिवाइडेड बाय एल कितना है सर, एल है 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय कितना है 3.4। बहुत खतरनाक सा एक्सप्रेशन दे दिया, इतना खतरनाक आता तो नहीं है बट ठीक है। नीट वालों से तो ऐसा लगता है ज्यादा ही दुश्मनी में लोग इतना कैलकुलेशन देते हैं, यार पता रहता है कि ये कैलकुलेशन ही है जहां पे नीट वाले घिर जाते हैं। तो और कैलकुलेशन डालो, घेरो बच्चों को, क्योंकि कैलकुलेशन से हमेशा स्टूडेंट भागता है कि नहीं, स्टूडेंट तो हमेशा कैलकुलेशन से ही भागता है। तो डेल्टा ए अपॉन 19.38 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/57 प्लस 1/17। ठीक है, अब यार मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा यार, क्योंकि सॉल्व करूंगा मैं एक चीज़ हो सकती है, बताओ एक चीज़ क्या हो सकती है। एक चीज़ ये हो सकती है, इसको एज इट इज रहने दो, इंटू 2, और ये जो 34 इंटू 57 है वो 19.38 से कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, है ना, कैंसिल हो जाएगा ना। दिनेश ब्रो हाय 57 इंटू 34 मैंने किया था तो 19.38 आया था, तो 57 इंटू 34 करूंगा तो 1938 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बस जोड़ना है। अरे हाँ यार ये तो बस आसान है, तो 34 इधर करो, ये 34 प्लस 57 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 57 2 से मल्टीप्लाई किया सर 110 114 ये रहा, डिवाइडेड बाय 57 इंटू 34 ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया डेल्टा ए अपॉन 19.38। एक काम करो, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई करो, और देखो ये पूरा इससे कैंसिल, ये पूरा इससे कैंसिल, है कि नहीं, बिल्कुल ये पूरा इससे कैंसिल, 100 इधर चला जाएगा, 34 प्लस 114 कितना हो जाएगा 8 14 148। तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 148 राइट, और 148 डिवाइडेड 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मतलब आपने तो निकाल दिया वैल्यूज, हाँ यार वैल्यू तो निकाल दी बिल्कुल। तो अब फाइनली मैं बता सकता हूं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बिल्कुल यार बिल्कुल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा मेरा 19.38, जी हाँ, प्लस माइनस कितना 1.48, बिल्कुल सही सर, वेरी गुड।
आपको मिलते हैं +4। हेलो सर, बहुत अच्छे से समझाते हो आप, थैंक यू सो मच यार ब्रो, थैंक्स अ लॉट। आंसू आ गए मेरे को, बट ठीक है, मेरे समझाने से मतलब नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मेरे लिए बस वो काफ़ी है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना तो ये रिजल्ट आएगा। ओके, सो अच्छे से समझो। आंसर भी बताओ यार, आंसर भी बताओ। ईशा, आंसर आया था ये? थोड़ा कैलकुलेटिव था, नो डाउट, एक्सेप्टेड, थोड़ा कैलकुलेटिव तो था, बट क्लियर है, हमें पूरा समझ में आना चाहिए, ये मजे की बात है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते, नीट 2013 का। देखो जरा नीट 2013 में क्या सवाल पूछा है, दिख रहा है सबको, क्लियर है? यस सर, वेरी गुड ईशा। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। अच्छा सर, ठीक है। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज, क्वांटिटी पी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो सर? क्वांटिटी पी को ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे? ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो अब जरा एक बात बताओ मेरे को, एरर इन पी कितना होगा? ये अभी पढ़ा है क्या सर हमने? अरे हाँ भाई, अभी जस्ट पढ़ा था। एरर इन पी पता है क्या पता करना है? ये पूछ रहे हैं मात्र तुमसे, बेटा डेल्टा पी की वैल्यू बताओ, डेल्टा पी की वैल्यू बताओ। बता सकते हो क्या? सॉरी, डेल्टा पी नहीं, डेल्टा पी तो बता ही नहीं पाओगे। डेल्टा पी नहीं, तुमसे बता रहा हूं क्या पूछ रहे हैं ये तुमसे पूछ रहे हैं डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू बताओ, मतलब ये कितना एरर परसेंटेज है। देखो, एरर परसेंटेज तुम्हें अभी तुमने देखा था, रिलेटिव एरर परसेंटेज तुमने अभी जस्ट देखा था। क्या देखा था कि सर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 जो आता है ना, जो डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव एरर इंटू 100 था, वही मेरा क्या था? रिलेटिव परसेंटेज एरर, वही था ना मेरा रिलेटिव परसेंटेज एरर। अरे हाँ सर, तो क्या पी का बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। पी क्वांटिटी की पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। अच्छा जी, ओके। अब जरा बताओ डेल्टा पी बाय पी की वैल्यू कितनी आएगी? सर डेल्टा पी बाय पी तो हो जाएगा मेरा, आपने जैसा बताया था, डेल्टा ए बाय ए सबसे पहले लिखो, फिर लिखो प्लस डेल्टा बी बाय बी, हाँ जी, फिर लिखो प्लस डेल्टा सी बाय सी, फिर डेल्टा डी बाय डी। अच्छा, और जो जो इनकी पावर थी उसके सामने लिख दो। तो ए की पावर कितनी? 3, बी की पावर कितनी? 2, सी की पावर कितनी? 1, डी की पावर कितनी? 1। अच्छा जी, ओके, ये हो गया क्या सर? ऐसे निकालेंगे? हाँ यार, ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही निकालना है। अब डेल्टा ए बाय ए पता है क्या? अरे 1% लिखो ना यहाँ पे, 3 इंटू 1%, प्लस डेल्टा बी बाय बी पता है, और 2%, तो 2 इंटू 2। डेल्टा सी बाय सी पता है 3%, लिखो 3%। डेल्टा डी बाई डी 4%, लिखो 4%। ये मेरा आ गया क्या डेल्टा पी बाय पी का रिलेटिव एरर? हाँ जी, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14। ऑप्शन है? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या? किसी का आंसर? यस 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 यस, वेरी गुड दिवाकर, हाय ब्रो, हाय, हाउ आर यू? देखो क्या आंसर, ऑप्शन क्रमांक ए, ऑप्शन क्रमांक ए मेरा करेक्ट आंसर है। कितना? 14%। कितना? 14%। क्या बात है सर, नीट 2013 का क्वेश्चन कर लिया। ईशा बिल्कुल सही किया, यही आ रहा है क्वेश्चन, देख लो, ऐसे ही लड्डू क्वेश्चन आने हैं, यही है लेवल, यही लड्डू क्वेश्चन आने हैं। समझ आ रही है ना फिजिक्स? यही आती फिजिक्स, यही सोचो घबराते हैं, ये टेंशन दे देती है अभी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अभी तो और करेंगे। ये है एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सवाल, दिख रहा है सबको? देखना है यार स्क्रीन पे, विजिबल है क्या? नहीं है विजिबल तो मैं इसको बोलूंगा। ये सवाल विजिबल है? ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा ब्लर है ना, थोड़ा सा ब्लर है, आई कैन नो, वाइट बैकग्राउंड में ब्लू है, बट ये पूरा एनसीईआरटी का है। देखो क्या बोल रहा है एक्चुअली, रुको, इसको हमने एक और जगह ले, हाँ ये रहा वो सवाल, ये रहा वो सवाल, यही वो सवाल यहाँ लिखा हुआ है। क्यों हम उधर देखें जहां पे हमारी आंखों पे जोर आएगा? नो सर, चलो विकास जी, मैंने ये सवाल यहाँ ले लिया, यही है वो सवाल। चलो इसको मेजर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? बड़ा प्यारा सवाल है, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी का है और बहुत मजेदार सवाल है, बहुत सारी काम की चीजें इसमें मिलती है। चलो देखो, सवाल कुछ इस तरीके का है कि देख के एक बार में तो समझ में आएगा ही नहीं ठीक है, सबसे अच्छी बात, सवाल इस तरीके का कि देख के पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन तब भी हम इसको तोड़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। क्या बोल रहा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। अच्छा चलो ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब बोल रहा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज इतना, ओहो, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसका मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब समझते हो क्या? इस भाषा को समझो, ये भाषा में दिक्कत है, ये भाषा में राज छुपा हुआ है। फिजिक्स समझने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो गणित की और दूसरी क्या सर, क्वेश्चन देख के यही नहीं समझ में आता कि लगाएं क्या, क्वेश्चन देख के यही नहीं समझ में आता एप्लीकेशन क्या करें, किस टाइप का फॉर्मूला लगाएं। तो यही बता रहा हूं, देखो
लैंग्वेज ये समझना है कि हमने लेंथ को, हमें टाइम पीरियड निकालना तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड से रिलेटेड होगा, तभी इसने फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड दिया हो 2π√L/g। ओके, अब देखो इसने क्या बोला, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ कितनी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। लेंथ मतलब दी हुई है कितना, कायदे में इस तरीके से देते हैं ना, L प्लस माइनस डेल्टा L, तो L कितना दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 1 mm, और 20 किस में दिया, सेंटीमीटर में, 20 किस में दिया, सेंटीमीटर में, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm कितना होता है, 1 mm कितना होता है, 1 mm होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। ये है इस स्टेटमेंट का कोर मतलब जो है ना वो ये, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज इतना नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। विथ एरर इस तरीके से लिखेंगे। ओके, उसके बाद टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस दिया हुआ है उसने कितना, 90 सेकेंड। अच्छा ये क्या है सर, ये तो टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन है इतना, इन्होंने 100 ऑसिलेशन का दिया है, तो क्या मैं 1 ऑसिलेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई, टाइम दिया है फॉर 100 ऑसिलेशन, टाइम दिया है फॉर 100 ऑसिलेशंस कितना, 90 सेकेंड्स, तो 1 ऑसिलेशन का निकाल लो, 1 ऑसिलेशन का निकाल लो, कितना हो जाएगा 90/100। ओके, तो कितना आ गया 0.9 सेकेंड। अरे क्या बात है, तो टी की वैल्यू भी दी हुई है क्या सर, हाँ यार टी की वैल्यू भी दी, कितनी दी है, हाँ लिखता हूँ टी की वैल्यू दी है इन्होंने, टी भी वैसा देना चाहिए ना, टी प्लस माइनस डेल्टा टी देना चाहिए ना, तो इन्होंने दे दी टी की वैल्यू कितनी 0.9। अच्छा प्लस माइनस, अब डेल्टा टी देखते हैं, डेल्टा टी कहाँ दिया, फिर दिया है 90 से, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अच्छा रिस्ट वॉच 1 सेकेंड रेजोल्यूशन की, सर ये तो पता ही है 1 सेकेंड रेजोल्यूशन होता है। व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जी, है डेल्टा टी कहाँ है, डेल्टा टी कहाँ है, सोचो जरा डेल्टा टी कहाँ है भाई, डेल्टा टी कहाँ है। विकास ये आंसर दिया है क्या, अभी चेक करते भाई, अगर ये आंसर है तो फटाफट चेक करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ डेल्टा टी कहाँ है, डेल्टा टी तो दिया ही नहीं है, तो डेल्टा टी नहीं दिया क्योंकि वो तुमसे पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेटा तुम करोगे एक रैंडम एरर, तुम इसको मेजर करोगे और करोगे एक रैंडम एरर। कौन सी रैंडम एरर करेंगे, लीस्ट काउंट वाली रैंडम एरर करेंगे। ये जो दिया हुआ है ना कि मैं घड़ी यूज कर रहा था, किसका रेजोल्यूशन कितना था 1 सेकेंड, रेजोल्यूशन 1 सेकेंड होने का मतलब क्या है, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, उसका क्या है लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, तो यहां पे एरर कितनी होगी, लीस्ट काउंट एरर की। अरे क्या बात है, मतलब सर यहां पे 0.9 प्लस माइनस 1 सेकेंड आएगा, ऐसा क्या, फिर गलत हो गए। अरे सर कैसे गलत हो गए, अरे यार तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है और तुम्हारी एरर उससे भी ज्यादा है, थोड़ा तो दिमाग पे घंटी बजनी चाहिए। 0.9 अगर तुम्हारा टाइम पीरियड आ रहा है एक ऑसिलेशन का, तो उसमें 1 सेकंड की गलती कर दोगे, मतलब सोचो यार, तुम मेरे हाथ की लंबाई बता रहे थे ना 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हाथ की लंबाई और जिसमें तुम्हारा वेरिएंस, तुम्हारी गलती हो सकती है 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की, ये कैसी मेजरमेंट की भाई, इससे बेटर तो करते ही नहीं, क्योंकि तुमने यहां पे गलती ये करी कि ये एरर नहीं है। 1 सेंटीमीटर एरर नहीं होगी, लीस्ट काउंट एरर डेफिनेटली एरर होगी, बट वो 1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होगी। वो सोचो इस बात को, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको समझने की कोशिश करो, बड़ी मजेदार चीज है। देखो कैसे हो रहा था, जरा सोचते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कर कैसे रहे थे। चलो हम दो भाई हैं, मैं दो भाई नहीं सॉरी, एक अरुण है और एक श्याम है, ठीक है, अच्छे लड़के दोनों के दोनों। अब अरुण क्या कर रहा है, यहां पे खड़े होके अरुण बेसिकली पेंडुलम हिला रहा था, ठीक है, अरुण बेसिकली पेंडुलम हिला रहा है। ओके, अब अरुण यहां से, और ये क्या कर रहा है, ये भाई अपनी घड़ी देख रहा है, ये बेसिकली अपनी घड़ी देख रहा है। ओके, इसके पास है रिस्ट वॉच 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि 100 ऑसिलेशन का हमने टाइम पीरियड मेजर किया और बता दिया तुम्हें 90 सेकेंड। तो क्या होगा, अरुण यहां पे काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 20 25 70 80 90 पे जैसे आया, बोलेगा श्याम स्टॉप, श्याम बोलेगा ओके अरुण रोक रहा हूं, ठीक है, इनके बीच में कुछ वार्तालाप और भी हो सकती है। जब इसने बोला और इसने स्टॉप की, तुम्हें क्या लगता है, जैसे अरुण ने बोला होगा तुरंत उसने स्टॉप कर दी होगी, कुछ रिएक्शन टाइम भी तो होता है ना, होता है कि नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं लिखो, तो तब तुम लिखो, कान से सुनोगे, कान से सिग्नल दिमाग पे जाएगा, दिमाग से वापस जो सिग्नल है तुम्हारे हाथों पे जाएगा और उंगलियां तुम्हारी लिखेंगी, यही होता है ना नॉर्मली, यही तो होता है, सिंपल सी चीज। हाँ जी सर यही होता है। तो मुद्दे की बात यह है भाई, इसके देखने पे, इसने देखा, दिमाग से परसीव किया, फिर मुंह से बोला, फिर इसने कानों से सुना, इसके दिमाग तक गया, फिर उसने स्टॉप वॉच रोकी, है ना। तो हो सकता है कि जब इसने बोला होगा उससे 1 सेकंड बाद रोकी, या हो सकता है 1 सेकंड पहले रोकी, समझ गए, और उसी को हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, मतलब कि 100 ऑसिलेशन में जो एरर हो रही है ना बॉस, 100 ऑसिलेशन में
जो एरर हो रही है ना वो हो रही है 1 सेकेंड की। एरर इन 100 ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड, नॉट इन 1 ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन में 1 सेकेंड की एरर हो रही है, तो यानी कि एक ऑसिलेशन में कितनी एरर होगी? यही तो बात है कि एरर इन 1 ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/100 सेकेंड। समझ रहे हो? मतलब यहां पे 1 नहीं आएगा, कितना आएगा? 0.01 आएगा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? ये 0.01 होगा, 0.01 होगा। समझ रहे हो बात को? दोबारा बताऊंगा। देखो भाई, 100 ऑसिलेशन में अरुण जी ने बोला श्याम जी को कि भैया घड़ी रोको। ठीक है, श्याम जी ने घड़ी रोक दी। अब हो सकता है अरुण के बोलने से और इसके घड़ी को रोकने तक के बीच में एक लीस्ट काउंट का एरर होगा। हाँ मानता हूं। कितना हो सकता है लीस्ट काउंट एरर? तो वो तो 100 ऑसिलेशन का हुआ ना, 100वें ऑसिलेशन पे बोल रहा हूं, मतलब 100 तक उसने 90 मेजर कर लिया है और उस 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 90 और इसमें एरर कितनी? 1 सेकंड। तो अब एक ऑसिलेशन में कितनी होगी? 2/100 हो जाएगा। दोनों में बटे 100 होगा और दोनों में बटे 100 होगा तो ये आंसर आएगा। समझ रहे हो इस बात को? ये है इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसीलिए पता है क्या बोलते हैं? बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है भाई? गलती सीधे बटे दैट नंबर हो जाती है। तुम 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, 10 बार रिवाइज करोगे तो तुम खुद देखोगे मेरी गलतियां कितनी कम हो रही है, तुम कितनी गर्म हो रही है। यस, एपिक नेम रॉबर्स ऑफ वाइस टाउन। आई रिमेंबर ब्रो, आई रिमेंबर यू। हाय यार, हाउ आर यू? आई कंप्लीटली रिमेंबर यू। चलो देखो, एरर्स इन 1 ऑसिलेशन कितनी हो जाएगी? 0.01 सेकंड। समझ गए? इसलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ट्रस्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं यार, डेली लाइफ की मिलती हैं। इसीलिए माँ बाप और पेरेंट्स और सारे फैकल्टी, मास्टर लोग, गुरु सब क्या बोलते हैं? भाई बार बार मेहनत कर, बार बार मेहनत कर। बार बार मेहनत इसलिए कर क्योंकि बार बार मेहनत करने से तेरी जो गलतियां है ना, रैंडम एरर कौन सी होती है? रैंडम एरर वो होती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती, जो हमें नहीं पता। रैंडम एरर वो होती जो कि हमें नहीं पता। और तुम्हें याद है, यहाँ पे देखो पीछे जाओगे, एक नोट बनाया था मैंने, बोला था इस नोट के बारे में बात करेंगे। देखो एक नोट था यहाँ पे, कहा था? ये रहा। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड n टाइम्स देन द रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1/n टाइम्स। यही हुआ ना? 100 ऑसिलेशन ली तो एरर कितनी थी? 1 सेकेंड, और बाद में अल्टीमेटली कितनी हुई एक ऑसिलेशन के लिए? 1/100। यही है मुद्दे की बात। जितनी बार ट्राई करोगे ना उतनी ज्यादा एरर कम हो जाएगी। तो समझ गए यहाँ पे डेल टी प्लस डेल्टा टी आ गया क्या? जी हाँ सर, आ गया। अब बड़ा आसान सवाल है, अब बड़े आसानी से तुम कर सकते हो। अब सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L/G दिया हुआ है। हमें बेसिकली क्या पता करना? हमें पता करना है g प्लस डेल्टा जी। ठीक है, g प्लस डेल्टा जी हमें पता करना, अभी पता कर देंगे। यहां से क्या आएगा? दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/G। जी को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो g विल बी इक्वल टू 4π² L/t²। अब क्या पता करें सर? यहाँ पे डेल्टा g/g विल बी इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t। ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यूज पता है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल पता है। कहाँ पता है? कहाँ पता है यार? L प्लस L, डेल्टा L क्या है? ये रहा। ये हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 20 ± 0.1 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.9 ± 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहां रखो और फटाफट आंसर निकाल दो। ठीक है, मोर द प्रैक्टिस देन परफेक्ट सर। यस मिश्रा जी, बिल्कुल सही बोला आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, भाई मैन ही नहीं, बॉय भी परफेक्ट, ओल्ड मैन भी परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, इवन विमेन ऑल्सो परफेक्ट। प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स वुमेन परफेक्ट, गर्ल्स ऑल्सो परफेक्ट। यार मतलब हम इतना ज्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वैसे भी नहीं रह रहे, तो प्रैक्टिस मेक्स एवरी पर्सन परफेक्ट, राइट? नॉट ओनली मैन, प्रैक्टिस मेक्स एवरी पर्सन परफेक्ट। चलो देखो, सो यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा L/L रखो, डेल्टा t/t रखो। अब तो सिंपल है यार, अब तो तुम भी कर लोगे। तो डेल्टा g/g विल बी इक्वल टू डेल्टा L/L कितना है? डेल्टा L है 0.1 डिवाइडेड बाय 20 सर, प्लस 2 टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाय 0.9। हाँ जी सर, समझ आ गया क्या? आ तो रहा है। ये इधर जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया 1/200 प्लस 2/90। क्या बात है, हमेशा ले दे के कैलकुलेशन ही फंसा देते हैं, इतनी गंदी। अच्छा एक और चीज, जी की जगह मैं चाह रहा हूँ 10 ले लूँ, क्योंकि जी तो सबको पता है यार, जग जाहिर है। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की तो 10 ही होती है। तो एक 0 से एक 0 और एक 0 काट के मैं तो अति प्रसन्न हूं। अब देखो क्या हो जाएगा? 9 इधर जाएगा, 20 उधर जाएगा, तो 40 + 9 हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 20 × 9 कितना होता है भाई? ऐसे ही रहने दो यार, डेल्टा जी।
और क्या इसको मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? इसको 4.9 ले लेना और ये हो जाएगा 4.9 का 2.45 डिवाइडेड बाय 9 और 9 का कर देना 3 से नहीं आएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 और 65 कितना हो रहा है 7, 0.27। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही बड़ी खतरनाक सी, बट आ तो रही है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.27, ठीक है 0.27। हालांकि इसका क्वेश्चन था नहीं, बेसिकली क्वेश्चन में ये निकालना था डेल्टा जी बाई जी कितना होता है। मैंने डेल्टा जी भी निकाल दिया क्योंकि तुम लोग कल को ये मत बोलो कि सर यस ईशा एब्सोल्युटली करेक्ट, यार बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सही, तुमने अगर सही आंसर निकाला बहुत अच्छी बात है। कायदे में से डेल्टा जी बाई जी पे भी रोक सकते थे, वो आ जाता है 1/200 प्लस 2/90, इसको जोड़ देते, आंसर जो भी आता वही था मेरा आंसर, डेल्टा जी बाई जी। रिलेटिव एरर था, परसेंटेज एरर पूछ सकते, जो भी पूछते बता देते। मेन थीम जो थी ना भाई वो ये था पूरा पन्ना, जिसको अगर ये समझ में आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है। सर मैंने कहा था कि नीट के पेपर डिस्कशन करना, और देख लो उस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू है। अरे हाँ यार, यस 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 यस। नीट का पेपर वैसे बड़ा मजेदार आया था यार इस बार। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी नई देखी ना मैंने, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आ गया। एरर एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आ गए, और साथ ही साथ में यार हम ये सोच रहे थे थोड़ा टफ आएगा, लेकिन बहुत इजी आ गया भाई, सही में बहुत इजी पेपर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, उसके बाद एक सवाल गलत हो गया, पता चला तुम लोगों को एक सवाल गलत आया था, एक सवाल के ऑप्शन ही नहीं थे, तो वो मार्क्स मिल गए फ्री में। लेकिन वैसे मार्क्स का मतलब क्या, जब सबको फ्री में मिल रहे हैं, सबको फ्री में मिले। सर बायो भी बहुत इजी आई थी, बिल्कुल सही बोला, बायो बहुत इजी आई, फिजिक्स भी इजी आई। केमिस्ट्री में मैंने सुना है लोगों के थोड़े लगे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री लोगों ने थोड़ा हायर लेवल की और पता चला ऐसी बेसिक आ गई, लाइनें आ गई एनसीईआरटी से। इसलिए यार एक चीज ये सीखने में मिलती है, एनसीईआरटी तो भाई हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी, इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी का सवाल ही मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी तो रट मारनी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो आएगी, एनसीईआरटी में ऊपर भी पूछ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोनस क्वेश्चन, यस ईशा बिल्कुल सही बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोनस क्वेश्चन मिला, जिसमें √3 to √5 का आंसर था, ठीक है। चलो सर बढ़िया यार, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, जैसे कि मैंने बताया इसका बेसिस मैं करा चुका हूँ, a raised to the power 4 b raised to the 1, ये पूरा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी जाता है आपकी HW की कैटेगरी में, लिखते जाए, सवाल सॉल्व करते जाएं और एरर एनालिसिस पे कब्जा पाते जाए। थोड़ा फील आ रहा है एरर एनालिसिस का, बताओ यार जरा, मजा आ रहा है कि नहीं? एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, अब तो समझ आ रहे हैं ना, फोड़ देंगे ना। आओ देखते हैं नीट का एक और क्वेश्चन, पहले एक और पैटर्न कर लेते हैं, कोई भी डाउट हो यार बिंदास पूछते जाओ। दूसरी चीज एक ये बता रहा हूं, अभी आप लोगों ने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी है, और बेसिक मैथ्स में जब कैलकुलस समझ लोगे ना, यस मिश्रा जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तो 1 नंबर यार। देखो बेसिक मैथ्स में बेसिकली जो पूरा एरर एनालिसिस है ना, वो पता है किससे निकल के आता है, वो निकल के आता है डिफरेंशियल कैलकुलस से, ठीक है, वो आता है डिफरेंशियल कैलकुलस से, ठीक है। वो पूरा का पूरा किससे आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। मतलब जितने भी फिनोमेना फंडा, जितने भी डेल्टा ए बाय रिलेटिव एरर कर रहा हूँ और ये एरर कर रहा हूँ, वो सब किससे आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं बॉस आपके डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो जब ये हम पढ़ेंगे ना, तब आप देखोगे कि यार ये सारी चीजें तो सर हम पहले कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। हाँ, वो डिफरेंशिएशन आप समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना तरीके, कि इनटू और मल्टीप्लिकेशन में कैसे आपको रिलेटिव एरर रिलेट करना है और ये करना है, वो सब यहीं पे इसी से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक मैथ से और इन डेप्थ आइडिया मिलेगा, और इसी बेसिक मैथ्स से, मतलब ये डिफरेंशियल कैलकुलस से ही ये सवाल का भी एक और नया नोट और एक और नया फॉर्मूला मैं आप लोगों से चाहता हूं याद रखो। किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आओ बताता हूं क्या है। तो देखो यहां पे क्या दिया है, 2 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, एक है R1 और दूसरा है R2। R1 और R2 दिया हुआ है, ठीक है। पहला केस ये बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया, दूसरा केस बोल रहा है मैंने इन दोनों को पैरेलल में लगाया। पहला केस बोल रहा है मैंने इनको सीरीज में लगाया, दूसरा केस बोल रहा है इनको मैंने पैरेलल में लगाया। और पता है क्या पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। तो ऐसे थोड़ी बताएंगे, ऐसे आप थोड़ी बताएंगे, अब तो एरर पढ़ लिया ना, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे तरीके में। और क्या होता है तरीका, सर तरीका तो यही होगा कि R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट, इस तरीके में बताओ। अब हमें भी आता है सर यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस, अब इस तरीके में बताओगे तभी मानेंगे, आड़ा टेढ़ा तरीका तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलो आओ इसी तरीके में बताएंगे, क्योंकि दिया भी उसी तरीके में कि भाई R1 का मेजरमेंट 100 + - 3, R2 का मेजरमेंट 200 + - 4। आओ उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं सीरीज का। तो सीरीज में तो यार हमने 10वीं क्लास याद है क्या हम लोगों को? हाँ सर थोड़ी बहुत तो याद है, और इतना तो एटलीस्ट याद ही होगा कि सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2।
सीरीज में आर इक्वलेंट होता है R1 प्लस R2। अच्छा जी ठीक है, तो आर इक्वलेंट बताओ जरा यहाँ पे सर। 100 प्लस 200 यार, सिंपल। 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 300। ये आ गया आर इक्वलेंट। हाँ जी बिल्कुल। और एडिशन में मेरे को आता है क्या सर? डेल्टा आर इक्वलेंट निकालना। हाँ यार ये भी आता है, वो हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब डेल्टा R1 कितना है सर? डेल्टा R1 तो रहा 3। डेल्टा R2 कितना? डेल्टा R2 तो रहा सर 4। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया सर? 7 ओम। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड सर। डेल्टा आर इक्वलेंट निकाल दिया, आर इक्वलेंट निकाल दिया, मतलब आपने तो आंसर ही निकाल दिया। तो कितना है यहाँ पे आर इक्वलेंट? कितना आ रहा है सर? हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। 300 प्लस माइनस 7 ओम, सिंपल। यही पढ़ा था। यस मिश्रा जी एकदम सही, आपने एरर इक्वलेंट एकदम सही निकाला। और ये मेरा आर इक्वलेंट है कितना? 300 प्लस माइनस 7। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सीरीज का निकाल दिया। अब जरा पैरेलल की बात करो, पैरेलल की बात करो, क्योंकि पैरेलल का ही मेन कॉन्सेप्ट है जो कि मैं चाहता हूं आप लोगों को याद रखना, ठीक है। पैरेलल ही है जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखो पैरेलल में बेसिकली क्या करना है, यहां पे जोड़ कैसे होता है, यहां पे जोड़ कैसे होता है, यहां पे जोड़ होता है 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ या ना? बिल्कुल यार सर, बिल्कुल यही होता है। हमें याद है सर, 10वीं का इतना तो नहीं भूले यार, इतने भी बुरी स्थिति नहीं है, इतना तो एटलीस्ट याद ही है कि आर इक्वलेंट कितना होता है पैरेलल में। अच्छा, अब यहां पे जब मेरे को डेल्टा आर निकालना है तो यहां का जो अप्रोच रहेगा वो कुछ इस तरीके का है। बस इसके से इसके लिए याद रख लो, क्योंकि जब ये पढ़ लेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। जब ये चीज पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगी कैसे आया। तो इसका अप्रोच बेसिकली ये होता है, डेल्टा आर इक्वलेंट इज अपॉन आर इक्वलेंट होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 होल स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 होल स्क्वायर। समझ रहे हो? ये बस याद रख लोगे मेरे लिए, इतना याद रख लोगे तो यार मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। सीरीज पैरेलल का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो तुम समझ भी पाओगे। बस ये फॉर्मूला याद रख लो। यहाँ पे जो नॉर्मली अभी तक हम डेल्टा आर अपॉन आर मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी कर रहे थे, अब मुझे याद रखना है डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट होल स्क्वायर will be equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखूंगा और फिर मैं अब आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना और फिर आंसर निकालना है। इसमें यही होगा क्योंकि ये इस तरीके से ऐड हो रहा है, ठीक है। कैलकुलस समझेंगे, ये अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा आर इक्वलेंट सर वो तो नहीं पता, निकालेंगे, ठीक है। आर इक्वलेंट पता है क्या सर? वो भी नहीं पता, निकालेंगे। कैसे निकालोगे? अरे भाई पैरेलल में आर इक्वलेंट निकालना कौन सा टफ काम है? देखो इधर ब्लू से बताऊंगा, ब्लू से बताऊंगा। देखो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 200, राइट। 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 100। हाँ ना यार, यही तो होता है यार। 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा ये कैसे निकलेगा सर? सिंपल सी चीज है, 100 इधर ले आओ, 200 इधर ले आओ, 300 बटे 200 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो 200 बटे 3। सो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 200 बटे 3। ये आ गया मेरा आर इक्वलेंट। क्लियर है कि नहीं? तुरंत ओरल ही निकाल दिया मैंने। ऐसे ही ओरल कैलकुलेशन फॉलो करने के लिए इस चैनल पे डेली आए और ऐसे मेंटल कैलकुलेशन वाले टिप्स डेली पाए, ठीक है। सो आर इक्वलेंट देखो आपने निकाले, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 100। सिंपल सा आंसर आ जाएगा 200 बटे 3, ठीक है। उसको यहां रखो, कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट स्क्वायर। आर इक्वलेंट स्क्वायर मतलब 200 बाय 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा R1। डेल्टा R1 कितना था सर? डेल्टा R1 था सर 3 बाय R1 स्क्वायर कितना था सर? 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा R2 कितना? डेल्टा R2 सर 4 बटे R2 कितना सर? 200 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, अब देखो 00 होल स्क्वायर 00 होल स्क्वायर 00 होल स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर 4 कैंसिल, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 9, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? डेल्टा आर इक्वलेंट इज टर्निंग आउट टू बी 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 1/3 स्क्वायर यानी 4 बटे 9। निकाल दिया क्या सर? हाँ जी, यस निकाल दिया। डेल्टा आर इक्वलेंट आ रहा है मेरा 4 बटे 9। डेल्टा आर इक्वलेंट कितना आ रहा है मेरा? 4 बटे 9। और आर इक्वलेंट कितना था? आर इक्वलेंट कितना था? आर इक्वलेंट था सर 200 बटे 3। अरे मतलब मैंने पैरेलल में दिखा दिया क्या आंसर? यस, पैरेलल में जगह की थोड़ी कमी है बट कोई नहीं, पैरेलल में आंसर कितना आएगा? पैरेलल में जो आर इक्वलेंट आ रहा है वो आ जाएगा 200 बटे 3 प्लस माइनस 4 बटे 9, ठीक है। क्या है ये 4 बटे 9? ये 4 बटे 9 है सर मेरी मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मतलब आर इक्वलेंट निकालने में सबसे ज्यादा मैं क्या गलती कर सकता था या थी, ठीक है। जो भी एरर कर रहा है उसके
अनुसार जितनी पॉसिबल एरर थी वो, ठीक। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व कराएंगे, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद तुम समझ पाओगे कि ये एरर बेसिकली तुम एरर एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा डेफिनेटली, लेकिन कब कराऊंगा? डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एरर एनालिसिस से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद इसलिए रखना है क्योंकि एरर एनालिसिस से सॉल्व नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे जो एरर दी हुई है वो बहुत ज्यादा दी हुई है, और डिफरेंशिएशन और क्या इंटीग्रेशन कैलकुलस का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है कि जो डेल्टा आर होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पुराने सवाल देखे हों, इन सवालों को देखो जरा, इन सवालों को देखो, किसको देखो? इन सवालों को देखो। 1% बेचारे गरीब को दिया, ठीक है, 1%, 2%, 3%, 4%, जो गलतियां हैं वो बहुत छोटी हैं। गलतियां छोटी होंगी तभी एरर एनालिसिस यूज होगा, गलतियां बड़ी होंगी तो एरर एनालिसिस यूज मत करना बच्चों, क्योंकि तब एरर एनालिसिस नहीं लगेगा। क्योंकि एरर एनालिसिस निकला है कैलकुलस से, और कैलकुलस इज पूरा बेस्ड अपॉन वेरी स्मॉल चेंजेस। कैलकुलस बहुत छोटी छोटी वेरिएशंस पे बेस्ड है, समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को किस लिए याद रखेंगे? इस क्वेश्चन को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल एरर एनालिसिस से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके, याद रखेंगे सर, बिल्कुल। नेक्स्ट ये है वेलोसिटी पता करना है सर। डिस्टेंस दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस दिया हुआ है और हमको टाइम दिया हुआ है, क्या हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं? अरे सर, इतना पढ़ाने के बाद ये तो बच्चों जैसा सवाल होना चाहिए यार। डिस्टेंस अपॉन टाइम है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम है यार। ऐसा मत करना, ये मत बोलना कि ये सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि ये सवाल बनेगा तो भाई मुझे तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा। तो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी, सिंपल सिंपल। डेल्टा डी दिया है, हाँ जी सर। डी दिया है, हाँ जी सर। डेल्टा टी दिया है, हाँ जी सर। टी दिया है, हाँ सर। तो हो जाएगा ना, बिल्कुल। डेल्टा वी बाई वी आराम से निकलना चाहिए, सिंपल सा केस है, सिंपल सा केस है, ठीक है। यही आपको उसमें 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये भी आपका जाता है HW की लिस्ट में। इनको ट्राई करना है आपको और आंसर निकालना है, ठीक है? ओके सर, निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा एरर एनालिसिस का साथ होता है खत्म, और एरर एनालिसिस का टॉपिक भी होता है पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। अब जाओ भाई, NCERT उठा लो, कोई किताब उठा लो, सवाल लगा लो, PYQ लगा लो, सब आएगा, सब बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इनकेस अगर आती भी है, अगर आ भी जाती है, जिसकी मुझे पता है नहीं आएगी, और आ भी जाती है, तो हम फिर मिलेंगे परसों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और उस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और सिग्निफिकेंट फिगर जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। मेजरली हम स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर करेंगे। तो तब आए आप अपना सवाल लेके, और तब आपका आंसर भी होगा उसी टाइम पे। इस सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएंगे, प्लीज टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन से आप देख लो। मिलते हैं हम अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।